किधर कंफर्टेबल है आप लोग? ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना? आप भी मैम कंफर्टेबल है? ठीक है बेटा, इतनी मैं बेल्स कर रहा हूँ, मुझे गर्म पानी का मग दें और बात सुने, ये वाली ऊपर वाली लाइट ऑफ कर दें ताकि इनको टीवी की स्क्रीन नजर आए। नहीं नहीं, टीवी के ऊपर वाली, बाहर की होगी है। हाँ, ये वाली जला दो। नजर आ रही है स्क्रीन सबको? ठीक, चलें थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करें, थोड़ा बहुत बताएं अपने बारे में, क्या कर रहे हैं अभी करंटली और क्या स्टेटस है जिंदगी का आपको? कहाँ से किया है? अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, जी जी आ रहे हैं। अच्छा, चिलिंग चिलिंग सीन है। सही सही जी सर, आप बताएं। सही, कहाँ से? अच्छा अच्छा, किधर कर रहे हैं? वो आर्किटेक्चर रिलेटेड ही है आपने? ठीक है जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है जी। अच्छा, ऐसे कर रहे हो, इधर से कर रहे हो? कि अच्छा, प्रैक्टिकल कर रहे हो? किस कंपनी के साथ कर रहे हो? एजेंसी टाइप क्रिएट की है, तो उसको बेसिकली अपनी सर्विसेज को मार्केट करना है। ठीक है जी, आप बताएं। ठीक है, कहाँ से? अच्छा, यूएमडी से की कंप्लीट हो चुका है आपका? तो सोशल मीडिया की तरफ कैसे एकदम से? वैसे ही स्किल सीखनी है? ठीक है जी। ठीक है, स्किल से क्या एडवांटेज होगा आपको? बेसिक हाउ नाउ है आपको? करते रहो पहले थोड़ा बहुत काम, ये बस वही जो लोगों की प्रोफाइल्स देख ली, वीडियोस देख ली? ठीक है जी। अच्छा, कहाँ से कह रही हो? अच्छा, किम्स से कह रही हो? ठीक है, क्या सब्जेक्ट लेते हैं? Accounting से, अच्छा। अच्छा, ठीक है। अभी कितना साल का एक्सपीरियंस है आपका? तो सेल्स और मार्केटिंग में क्या क्या चीजें सेल्स स्पेसिफिक देख रहे हैं? अच्छा, तो मार्केटिंग में क्या क्या देख रहे हो? ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली ना ये होती सेल्स ही है, नाम बस मार्केटिंग का साथ आया है। ठीक है, चले मैं थोड़ा सा आपको बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। अ, मेरा नाम अरसलान खालिद है, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ किप सीएसएस का और ग्लोबल का। मेरी अर्लियर एजुकेशन बेसिकली इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को पता हो कि जो उनका मेंटोर या उनको जो स्किल सिखा रहा है उसकी अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और उसका अपना एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर फील्ड में कितना ज़्यादा है। तो मेरी जितनी अर्लियर एजुकेशन है वो मैंने एड्सन कॉलेज से ली हुई है, ओ लेवल्स ए लेवल्स मैंने वहाँ से किया हुआ है। बैचलर्स मेरा यूके से है, एम फिल मेरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान से है। आई एम अ सर्टिफाइड डिजिटल मीडिया मार्केटर। पिछले 5-6 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल सुपरवाइज भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ किप्स के अंदर, और एक ग्लोबल एज हमारा जो ब्रांड है उसके अंदर। इससे पहले मैं हेड ऑफ मार्केटिंग इन बिजनेस डेवलपमेंट था किप्स के अंदर ही, ग्लोबल एज के अंदर ही। उससे पहले मैं रीजनल मैनेजर था एक ए एन के एंटरप्राइजेस कंपनी थी जिसका रीजनल मैनेजर। तो अभी साथ साथ आई टीच बिकॉज मुझे लगता है कि जो जस्टिस मैं इस कोर्स के साथ कर सकता हूँ कोई भी टीचर शायद बाहर से आके ना कर सके, तो इस वजह से मैं आउट ऑफ पैशन और आउट ऑफ, क्योंकि मुझे ये फील होता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस गाइडेड हुए हैं व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग। लोग उसमें ई कॉमर्स भी
करवा देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में ग्राफिक्स भी करा देते हैं, और जो दिल चाहता है बस वो कोर्स को 1 साल का, 3 महीने के कोर्स को 1 साल का बना देते हैं। तो उस चीज के हमने ये कहा कि हम स्टेप इन करके एक ऐसा प्रोडक्ट देते हैं स्टूडेंट्स को जो प्योर डिजिटल मार्केटिंग ही, जिसकी ऊपर से नीचे तक डिजिटल मार्केटिंग रहेगी। तो आगे जाके मैं आपको कोर्स के डिटेल्स वगैरह बताऊंगा, तो आपको आइडिया होगा कि हमारे कोर्स में क्या क्या चीजें हम कवर कराते हैं। थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट के बारे में, वो ऑब्वियसली ग्लोबल एज जो है वो किप्स का ही ब्रांड है। किप्स सीएसएस ओन करती है ग्लोबल एज को। हमारे 6 skill-based campuses हैं all over Pakistan. We are the only institute in Pakistan that is offering 3 mode of learning. हम ऑन कैंपस, ऑनलाइन, और साथ ही साथ हम वर्चुअली जो हमारी एप्लीकेशन है लर्निंग को एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, जिसके थ्रू हमारा विजन ये है कि हम उन एरियाज में जहाँ जहाँ बहुत अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ जहाँ स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, वहाँ वहाँ तक भी हम अपना मैसेज पहुंचाएं और लोगों को स्किल अप करें, उनको स्किल सिखाएं। उसके पीछे ना एक लॉजिक है, वो ये है कि जैसे अनफॉर्चुनेटली आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले ना, हर जॉब या हर एक जॉब के अंदर जो आपकी सब डिवीजन है वो इतनी ज्यादा स्पेशलाइज नहीं हुई हुई थी पाकिस्तान में। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप बता रहे हो मुझे सेल्स मार्केटिंग आप देख रहे हो, आज से पहले एक 5 साल पहले अखबार में ऐड आता था एमबीए रिक्वायर्ड, जॉब क्या होती थी, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर। काम वो सारा का सारा सेल्स का करता था। तो एक डिफ्रेंसिएशन ही नहीं थी कि मार्केटिंग का बंदा मार्केटिंग से रिलेटेड क्या काम करता है, सेल्स का बंदा सेल्स से रिलेटेड क्या काम करता है। यही चीज मेरे अपने बिजनेस में भी आज से 5 साल 6 साल पहले एप्लीकेबल थी कि मेरा जो मार्केटिंग सेल्स का बंदा होता था, मैं कहता था ये मेरा मार्केटिंग मैनेजर है। क्यों? क्योंकि ये डोर टू डोर जाके लोगों को पैम्फलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करता था, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज भी देता था। अब ये इस तरह हो चुका है ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 2-3 years। बात का बात में इनके लिए ना सिटिंग अरेंजमेंट करवाते जरा, ये इधर बैठे थे, भेजें जरा इनको। अली इनके लिए ना चेयर या इनके लिए सोफा फौरन से पहले अरेंज करना। ये अपनी वाली ना कर देना चेयर, ये वाली चेयर नहीं कंफर्टेबल है, क्या हो गया? आप एक काम करें, आप इधर आ जाएं, इधर से नजर आ जाएगा आपको, प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? आ जाएगा नजर यहाँ से? चलें आ जाए, आप इधर आ जाए, इनका इनका हम कर देते हैं। अगली क्लास में हम उसमें करा लेंगे, क्लास रूम के अंदर। मुझे तो हमें असल में अपने रूम, अली हाँ हाँ ले आए, चलें। उनको मैंने एम ही उठा दी। ठीक है चलें, थैंक यू। अच्छा, तो बेसिकली बात ये मैं कर रहा था कि अब जॉब्स बहुत ज्यादा ना स्पेशलाइज हो चुकी हुई है। अब अगर ऐड आता है तो ऐड ये आता है कि जी एसईओ एक्सपर्ट रिक्वायर्ड, अब आता है सोशल मीडिया मार्केटियर रिक्वायर्ड, अब आता है डिजिटल मीडिया मार्केटियर रिक्वायर्ड, अब आता है एफिलिएट मार्केटियर रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि पहले जो एक सिंपल मार्केटिंग की जॉब लोग मांगते थे, मार्केटिंग की जॉब का पूछते थे, that has been totally changed since past 3 to 4 years. I remember कि when I went to my first job like 6 years 7 years back, तो मैंने एमफिल कंप्लीट किया हुआ था, तो मैं उनके पास गया तो वो मार्केटिंग की जॉब थी जमीन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, जमीन.com जो है। तो उधर मेरा सीनियर एचसन के था, तो उसने मुझे पूछा कि आपको मार्केटिंग के बारे में क्या पता है। मैंने उसको बताना शुरू कर दिया, मार्केटिंग में 5 P's होते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, XYZ ये चीज होती है। तो उसने मुझे कहा कि ये सारा का सारा जो है ना बुकिश नॉलेज है। मार्केटिंग प्रैक्टिकली इज टोटली, इधर आ जाओ, मार्केटिंग प्रैक्टिकली इज टोटली डिफरेंट। मार्केटिंग में क्या होता है? मार्केटिंग में होता है स्किन का साइज क्या है, कंटेंट क्या है। मार्केटिंग में ये होता है कि पैम्फलेट किस साइज का और उस पर क्या कंटेंट भेज रहे हो, बिलबोर्ड का साइज क्या है, किधर लगानी है किधर नहीं लगानी है, ये मार्केटिंग होता है। तो उस चीज ने मुझे ये सिखाया कि मुझे तो मार्केटिंग का बिल्कुल भी नहीं कुछ पता था। तो कहने का मकसद ये कि जो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम है ना, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अगेंस्ट डिग्रीज। बड़े आप देखते हैं स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं जी डिग्री से बेहतर है स्किल, नहीं। डिग्री की अपनी वर्थ है, अपनी वैल्यू। लेकिन बरकत नाम के आप हैं, क्या हुआ है, लेकिन डिग्री का इशू ये होता है
कि डिग्री के अंदर वो चीज या वो स्पेसिफिक स्किल नहीं सिखाई जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लम्स का एक एडवांस लर्निंग डिपार्टमेंट है जिसका काम ये है कि वो भी यही स्किल सिखा। इसी तरह यूएमडी का अपना डिपार्टमेंट है, एफसी वालों ने अपना शुरू किया, सुपीरियर ने अपना शुरू किया हुआ है। यानी अब यूनिवर्सिटीज अपनी डिग्री के अंदर वो चीज इनकलकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अलग डिपार्टमेंट्स बना के कि आप 4 साल की डिग्री करो, 4 साल की डिग्री करने के बाद आप दोबारा उसी यूनिवर्सिटी से वो स्किल सीखें। तो उससे बेहतर है कि आप वही स्किल उसी यूनिवर्सिटी या किसी भी अच्छी जगह से आप उस डिग्री के दौरान सीख लो, ताकि बाय द टाइम यू डन विद योर स्किल एटलीस्ट यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर लिविंग या स्टार्ट योर अर्निंग। एक पेरेंट्स पे डिपेंडेंसी पहले होता था, एक बंदा पूरा घर चला लेता था, अब वो सिस्टम नहीं रहा हुआ है, अब सिस्टम चेंज हो चुका हुआ है। अब ये होता है कि एवरीवन नीड्स टू अर्न इट। जो महंगाई है, जो सारा कुछ है, फीमेल्स क्या मेल्स क्या, हर किस्म के लोग जो, अब हर किस्म का जेंडर जो है उसका ये होता है कि वो कमा किसी ना किसी तरीके से एक लाइवलीहुड अपना जनरेट करे। तो इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर रह के इसी वजह से पिछले 2-3 साल से स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की स्पेस में, क्योंकि डिग्री स्किल्स के साथ जस्टिस नहीं करते। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, दैट डज नॉट मीन कि आपने डिग्री नहीं लेनी है, डिग्री लेनी है, लेकिन साथ अगर स्किल सीख लें तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उधर एक सोसाइटल नॉर्म ये है कि हर चीज का प्री रिक्विजिट डिग्री है। शादी होनी है, लड़के लड़की की क्वालिफिकेशन क्या है, आप जाके जी डिजिटल मीडिया मार्केटर सर्टिफिकेशन है, नहीं, वो पूछेंगे डिग्री क्या है। सीएसएस करना पूछेंगे डिग्री क्या है, बैचलर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कोई गवर्नमेंट जॉब आती है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट वो कहते हैं बैचलर्स होनी चाहिए। तो पाकिस्तान की एक सोसाइटी इस तरह की है कि आपके पास डिग्री होना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ स्किल भी सीखें। तो अब इम्पोर्टेंट क्यों है स्किल लर्निंग? एक तो मैंने आपको बता दी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो जस्टिस नहीं करती है स्किल ट्रेनिंग के साथ। अब इसमें दो चीजें आपने देखनी कि हम एक बात करते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से। एम्प्लॉय कौन है? कि ऑब्वियसली जो जॉब कर रहा है। एम्प्लॉयर कौन है? जो ऑब्वियसली एम्प्लॉय को हायर कर रहा है। ठीक है, इन इन स्पेसिफिक केस के जो ओनर होता है। ठीक है, अब उनके पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि स्किल लर्निंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप तमाम लोग एक ही सीजीपीए वाले हैं, एक ही क्वालिफिकेशन वाले हैं, एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं, आप सब की सीवी सिमिलर हैं और एक जॉब निकली हुई है सोशल मीडिया मार्केटर या डिजिटल मीडिया मार्केटर। आप में से सिर्फ एक कैंडिडेट ऐसा है कि जिसकी सीवी पे लिखा हुआ है स्किल सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्टिफिकेशन फ्रॉम XYZ इंस्टीट्यूट, बाकी किसी के नहीं लिखा हुआ है। अब जो एम्प्लॉयर है ना, वो आप में से किसको प्रेफर करे? जिसके पास स्किल की सर्टिफिकेशन है या जिसके पास कोई रेलिवेंट स्किल है। उसकी रीजन ये है कि जो डिग्री करके मार्केट में जाता है वो एज अ फ्रेशर कंसिडर किया जाता है। अब मैं एज एन एम्प्लॉयर हूँ, मेरी जो एचआर वाली है वो मुझे डेली बेसिस में 50 से 60 सीवीज शॉर्टलिस्ट करके भेजती है। ये देखिए, ये इस जॉब के लिए, इस जॉब के लिए, इस जॉब के लिए। मैं देखता हूँ कि डिग्री के साथ स्किल किस बंदे की। उसकी रीजन क्या है कि एम्प्लॉयर ये सोचता है कि मैं एक फ्रेशर को मार्केट से उठाता हूँ, उसको 2 से 3 महीने ट्रेन करता हूँ। ट्रेनिंग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, जैसे ही मैं उससे मैंने आउटपुट लेना है या मैंने उसे जूस एक्सट्रैक्ट करना है, उससे मैंने प्रोडक्टिविटी लेनी है, उसको अगर कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मुझे छोड़ के चला जाता। फिर मेरा वो सर्कल दोबारा रिपीट, फिर मैं नया बंदा हंट करूंगा, 3 महीने उसको फिर ट्रेन करूंगा, फिर ट्रेन करके मैं जब आउटपुट लूंगा तो देयर इज अ गुड चांस कि अगर उसको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो किसी और जॉब की तरफ चला जाता है। तो मैं तो उधर का उधर ही रहा ना। हाँ, एक ये डिबेटेबल पॉइंट है, मैं भी अच्छी सैलरी ऑफर कर, हर कंपनी अपने अकॉर्डिंगली बंदे की सब कुछ देख के उसको सैलरी ऑफर। अभी मैंने एक रीसेंट एम्प्लॉय रखा अपनी वर्चुअल के लिए, मार्केटिंग मैनेजर रखा हुआ था। तो अभी इट वाज ओनली 1 मंथ के वो मेरे पास आया था, तो ही गॉट अ बेटर जॉब, तो ही लेफ्ट। अब आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू टेल हिम कि तुम ना जाओ। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उसको मेरे से बहुत बेहतर ऑफर मिली है कहीं से मार्केट से, वो जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसी तरह का स्किल बंदा दोबारा मार्केट से उठा लूं तो मुझे नुकसान नहीं होगा। तो एम्प्लॉयर क्या कहता है? वो कहता है मैं पहले से ही मार्केट का वो बंदा उठाऊं जिसके पास वो स्किल है, ताकि वो पहले दिन से या पहले हफ्ते से ही मुझे आउटपुट देना शुरू करे, और बाय द टाइम अगर 1 महीने बाद मैं वो छोड़ के चला भी जाए, मैंने उससे काम निकालिए, मैं अगले महीने दोबारा एक और बंदा ऑन बोर्ड। एम्प्लॉयर की पर्सपेक्टिव ये हो चुका हुआ है पाकिस्तान की, क्योंकि ये बहुत लोग हो चुके हुए हैं कि वो जॉब में एंटर होते हैं 2-3 हफ्ते बाद छोड़ के चले जाते हैं।
हर कंपनी की बस की बात नहीं है एम्प्लॉय को रिटेन करना आज के दौर, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत निकल आती हैं और आप एम्प्लॉय को रोक नहीं सकते। और जो पाकिस्तान में लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हवाई बातें ही होती हैं यूजुअली। आप एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आप उसके साथ कुछ कर लो, वो बाद में इवेंचुअली जाके पता चलता है कि ना एम्प्लॉयर परसू करता है केस को, एम्प्लॉय भी छोड़ के उसको चला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव से स्किल लर्निंग क्यों इम्पोर्टेंट है। आप लोग सारे इसी विसिनिटी में रहते हो, जौहर टाउन इस वाली साइड पे रहते हो। अब ये अगर मैं मेन रोड की बात करूं, आप लोग कितना फ्रीक्वेंटली इस रोड पे ट्रैवल करते हो? कितना फ्रीक्वेंटली करते हैं? क्या मतलब सड़क पे पहली बार के इसी सड़क पे पहली बार? अच्छा कसूर, हाँ सच, आप तो कसूर से है, काफी ट्रैवलिंग होती है। आपने ये चीज ऑब्जर्व की है कि इस रोड पे पिछले कुछ साल 1.5 साल में कितने छोटे कैफेज, कितने छोटे चाय खाने खुले हैं। ठीक है, अब एक बंदा जो एक रेंटेड जगह ले रहा है, जिसने रेंट की कॉस्ट बेयर करनी है, जिसने ऑब्वियसली जो खाना पीना करना है उसके पैसे, स्टाफ की सैलरीज, क्या वो एक फुल टाइम सोशल मीडिया मार्केटर 45-50 हजार का रखना अफोर्ड कर सकता है स्टार्ट में? अगर मोस्ट मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं रखना अफोर्ड कर सकते। उसकी रीजन ये, या तो वो स्किल खुद सीख ले, तो वो खुद अपनी सोशल मीडिया पेजेस को हैंडल करे, या वो किसी ऐसी फर्म को या ऐसी कंपनी को अपनी वो सर्विस आउटसोर्स करे, जहां एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का फुल टाइम स्पेशलिस्ट 45 से 50 हजार लेता है, वो ओनर वो ही काम 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर किसी फर्म को 20 से 22 हजार रुपए में भी करवा सकते हैं। क्या आप 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए क्या करना, क्या होता है स्टार्टिंग में कम्युनिटी मैनेजमेंट, मैसेंजर पे जो लोग मैसेजेस भेज रहे हैं उसको रिप्लाई करना है, कमेंट कोई कर रहा है उसको लाइक करना है, फिर पोस्ट क्रिएट करनी है वो करके लगा दो, कैनवा पे पोस्ट क्रिएट करके लगा देते हो, वो चीजें XYZ करके, यानी बहुत ज्यादा कोई काम नहीं होता। तो वो 20-22 हजार में एक रिटेनर पे कंपनी को रख लेता है। एक एग्जाम्पल होती थी कि आप में से कोई इंजीनियर तो नहीं है, एक एग्जाम्पल होती थी कि इंजीनियर्स के बारे में और डॉक्टर्स के बारे में ये कहते थे कि, और वकीलों के बारे में भी ये कहते थे कि ईंट उठाओ तो वकील निकल आता है, ईंट उठाओ तो डॉक्टर निकल आता है, ईंट उठाओ, अब ईंट उठाओ तो पाकिस्तान में एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी निकल आती है। इतने लोगों ने अपने, यानी बाथरूम जितने कमरे में भी लोगों ने लिखा हुआ है जी डिजिटल हब के नाम से जी एजेंसी खोली। उसकी रीजन क्या है कि उनके पास छोटे छोटे क्लाइंट्स इसी तरह आके जम वो कंबाइन करके एक बड़े क्लाइंट की फॉर्म बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 लोग मेरे साथ टीम में अटैच हैं और मेरे दोनों ही पार्टनर्स हैं, 2-3 हम लोग अटैच हैं, हम अगर महीने में 3 से 4 क्लाइंट्स भी पकड़ने हैं जिनको हमें 2 से 3 घंटे दिन के देने हैं, तो हमारा 80-90 हजार रुपया सीधा हो रहा है। और 3 से 4 क्लाइंट्स एक बंदा भी टेकअप कर सकता है अगर उसको 2 घंटे के लिए करना है। तो कौन सी जॉब आपको स्टार्टिंग के अंदर ये एज देती है कि आप सीधा ही 70-80 की स्केल पे चले? तो स्किल लर्निंग और फ्रीलांसिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ ओपनिंग योर ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इट कम्स विद लॉट ऑफ बेनिफिट्स। हाँ, ये चीज जरूर मैटर करती है कि आप लोगों की क्लाइंट की सेल्स पिच क्या है, आप क्लाइंट को कन्विंस किस तरह कर रहे हो कि आपने उसको अपना मंजन बेचना है, वो चीज तो मैटर करती है। लेकिन अगर आपकी अच्छी सेल्स पिच है और अगर आपने अच्छा काम किया हुआ है, आपके पास स्किल है, तो स्किल जो है वो एक ऐसी चीज है कि जो जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो, वो हर जेंडर के लोग, हर किस्म के लोग जिनके स्किल है वो ही पहचाने जाते हैं। इसी वजह से फ्रीलांसर्स दुनिया में मेल्स और फीमेल्स पाकिस्तान से बहुत ज्यादा क्यों पैसे कमा रहे हैं, उसकी रीजन क्या है कि स्किल हैज नो जेंडर बाइसनेस, वो फैक्टर होता ही नहीं उसका। तीसरी चीज, हाउस वाइफ्स के लिए स्किल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑब्वियसली। जिनकी शादी हुई हुई है, जो फीमेल्स हैं, सारा कुछ, एक मैरिड लाइफ के बाद वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। ऑब्वियसली जब आपके बच्चे हो जाएं, बच्चों के बाद उनका लुक आफ्टर करना, सारा कुछ करना, तो ऑब्वियसली 9 to 5 जॉब तो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है ना। पाकिस्तान में तो जॉब का कॉन्सेप्ट है 9 to none। जाना अपने बॉस की मर्जी से ही है, आना आपने बस 9 बजे पूरे है। तो जब आप उस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हो और वही कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट होता है, तो फिर हाउस वाइफ्स के लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन ऐड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के सेंस में वो ऐड कर सकते हैं कि वो इसी तरह घर बैठ के, अगर उन्होंने स्किल सीखी हुई है, वो किसी ना किसी क्लाइंट को सोशल मीडिया की सर्विसेज दे सकते हैं। और अगर 2 से 3 घंटे भी देती हैं और उनको 25-26-27 हजार 30 हजार रुपया मिल जाता है, तो दे आर एडिंग वैल्यू टू देयर हाउस होल्ड।
जैसे अगेन मैं बात करूंगा कि अब एक बंदे का बस नहीं है पूरा घर चलाना। पहले जमाने होते थे वाले साहब पूरा पूरा टब्बर के टब्बर आगे से पूरे पाल लेते थे, अब वो चक्कर नहीं है। तो हाउस वाइफ्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन contributing their obviously whatever financial contribution they can towards their household income। और आखिरी चीज जो है वो अननोटिस वन उन लोगों के लिए कि फॉर एग्जांपल जिनमें ट्रांसजेंडर्स फॉल कर, जिनको सोसाइटी ने रिजेक्ट किया हुआ है किसी ना किसी वजह से, दे आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल इफ अ ट्रांसजेंडर कम्स इनटू किड्स, आई विल बी वेरी रिलक्टेंट टू गिव हिम और हर अ जॉब, क्योंकि मैं कहूँगा कि ऑब्वियसली वो इंक्वायरी किस तरह देगी, क्या करेगा क्या नहीं होगा। तो उनके लिए बेहतर ये कि इंस्टेड ऑफ, अभी हमारा कुव्वत के साथ आजकल चल रहा है ये प्रोजेक्ट भी, कि हम स्किल सिखाना चाह रहे हैं उस तबके को भी जिसको सोसाइटी ने रिजेक्ट किया है, लेकिन देख घर बैठ के वो फ्रीलांसिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और उसके अंदर वही बात है कि जेंडर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, इंपॉर्टेंस किस चीज की है कि आपको बस स्किल कौन। अब मेन चीज जो डिजिटल मार्केटिंग में जब हम करते हैं तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द थिंग्स इज कि आप जब कंपैरिजन करते हो आउटडोर मार्केटिंग का डिजिटल मार्केटिंग के साथ, पिछले कुछ सालों में कोविड के बाद से अगर हमने ये देखा कि कोविड के दौरान भी जितने बिजनेसेस सरवाइव किए हैं वो शायद इस वजह से सरवाइव कर गए थे कि उन्होंने अपने आप को फिजिकल लोकेशन से ऑनलाइन पे शिफ्ट कर, ठीक है। वरना जो बंदा फिजिकल लोकेशन पे रहा है ना वो आज के दिन तक रो रहा है कि मेरे पास इतनी वॉक इन इंक्वायरी नहीं होती है। उसकी रीजन ये है कि कोविड की वजह से लोगों, पीपल वर यूज्ड टू बाइंग थिंग्स ऑनलाइन। ये एक चेंज कोविड लेके आया लोगों की बाइंग, उसके अंदर परचेज के अंदर, के बाइंग पावर के अंदर, परचेज के अंदर के उनकी बेसिकली किस तरीके से लोगों का बिहेवियर चेंज होता है परचेजिंग का। अब एक हम कंपैरिजन करते हैं तो जिससे पता चल रहा है, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आउटडोर मार्केटिंग क्यों सब्स्टिट्यूट बनी डिजिटल मार्केटिंग के। तो एक हम चीज करते हैं, आउटडोर मार्केटिंग की कोई टाइप्स बता दें मुझे किस किस तरीके की होती है। एनीवन, टाइप्स ऑफ आउटडोर मार्केटिंग। बिलबोर्ड्स, सर पेनाफ्लेक्स, पेनाफ्लेक्स जिसको हम स्पिन भी कहते हैं, स्ट्रीमर भी कहते हैं, और कोई कार फ्लेक्सेस, रिक्शा फ्लेक्सेस हो गई, पहले कार फ्लेक्स करते थे हम। ठीक है। अब आउटडोर मार्केटिंग जो बिल आउटडोर मार्केटिंग में बिलबोर्ड्स इज अ वेरी एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते एक बिलबोर्ड लगाना। ठीक है, हमारा सीजनल बिजनेस है किप सीएसएस का, हम 2-3 दफा सोचते हैं कि हमने आउटडोर किधर लगाना है, क्योंकि आउटडोर मार्केटिंग का मतलब है कि अगर आपने अच्छा कैंपेन लॉन्च करना है सिटी वाइज तो कम से कम आपके पास 7 to 8 लाख रुपीज होने चाहिए बिलबोर्ड मार्केटिंग। अब एक स्टार्टअप बिजनेस इतने पैसे नहीं निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन कैफेज की बात कर लें तो ये एकदम से बिलबोर्ड पे तो नहीं आ सकते हैं। ये क्या चीजें यूज करेंगे, बिलबोर्ड को इन्होंने माइनस कर दिया, पैम्फलेट्स यूज कर सकते हैं। दूसरा स्किन, जो पोल्स के ऊपर खंभों पे स्किन लगी हुई नजर आती हैं, वो ये यूज कर सकते हैं। कार फ्लेक्स, कार फ्लेक्स पाकिस्तान में ना पहले एकदम से बहुत ट्रेंड आया था, लेकिन जब से पीएचए ने स्ट्रिक्टनेस शुरू कर दी है ना तो कार फ्लेक्स पे लोग अब अवॉइड करते हैं अपनी गाड़ी पे किसी की भी ब्रांडिंग। ठीक है, तो हम फोकस करते हैं पैम्फलेट्स के ऊपर और पेनाफ्लेक्स या स्किन या स्ट्रीमर के ऊपर फोकस करते हैं। स्किन स्ट्रीमर होती है जो पोल्स के ऊपर लगती है स्किन। ठीक है, इसका साइज क्या होता है, इसका साइज होता है 2x5 या 2x4 यूजुअली, क्योंकि इंपोर्ट डॉलर महंगा हुआ है तो लोग प्रेफर करते हैं 2x4 की स्किन लगाना। ठीक है, स्किन की समझ आ गई ना, जो पोल्स के ऊपर लगती है, उसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब ये आपको पर स्किन चार्ज करते हैं तकरीबन तकरीबन 200 से लेके 240 के दरमियान कॉस्ट पड़ती है डिफरेंट वेंडर से पर स्किन। और मिनिमम आपने स्किन कितनी ऑर्डर करनी होती है 100। तो ये आपको कम से कम, अगर हम 240 रुपए, चलो 220 रुपए लगा लेते हैं कि हमें एक स्किन पड़ती है, तो ये 2,22,000 रुपए की हमें स्किन पड़े। ठीक है, 100 स्किन हमें कितने की पड़ेगी, 22,000 की। 22,000 की और 100 स्किन का मतलब है 50 पोल्स, 50 पोल्स खंबे जो हैं, क्योंकि फ्रंट बैक पे लगती है, फ्रंट पे बैक पे, फ्रंट पे बैक पे, तो इसका मतलब है सिर्फ 50 पोल्स कवर होंगे हमारे 100 स्किन से।
और 50 पोल से ये शायद मेन रोड ही कवर हो जाए हमारा, ठीक है। अब ये कॉस्ट है आपकी प्रिंटिंग की। इसमें जो पीएचए है ना वो आपसे अलग पैसे चार्ज करता है पर पोल, तकरीबन तकरीबन अच्छी जगह पे वो 200 से 220 रुपए चार्ज करता है, और ये 400 तक भी जाता है पर स्किन पर भी। यानी मैंने एक स्किन लगाई है, वो मुझे 240 रुपए गवर्नमेंट अथॉरिटी को देने पड़ेंगे कि वो हफ्ते तक मेरी स्किन लगी रहने। तो अगर हम 100 स्किन्स भी लगाते हैं और हम एवरेज ले लेते हैं कि ये 200 की हमें पीएचए चार्ज कर रही है, तो इसका मतलब 20,000 रुपया मुझे पीएचए को देना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट है मेरी पड़ेगी 42,000। टोटल कॉस्ट मुझे पड़ेगी 42,000। अब एक नया बिजनेस जो है वो एकदम से सिर्फ 100 पोल्स की अगर हम बात है, आप में से किसी का कोई अपना प्रोडक्ट है? आपका है? क्या है? कपड़े हैं? आपके कपड़ों की एग्जांपल लेके चलते हैं जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर, ठीक है। आपकी ऑडियंस क्या है? कितने से कितने एज ग्रुप के कपड़े हैं? हाँ, कहाँ से कितनी एज से कितनी एज तक? 20 से कहाँ तक? 40 तक। ये आपका एज हो गया, जेंडर आपका आ गया फीमेल, इसी तरह ही है। दुकान किधर है आपकी? शाहजम प्लॉट। लोकेशन है आपकी, लेकिन आप पूरे लाहौर को कवर करते हो एज इन लाइक, फिर किसको करते हो? केपी साइड को कर लेते हैं, ठीक है। हम इधर लिख देते हैं कि आप केपी साइड को कवर कर लेते हैं, ठीक है। पूरा प्रोविंस हमने लिख दिया। स्पेसिफिक सिटीज हैं आपकी? हाँ, स्पेसिफिक सिटीज बताओ। पेशावर, कोयटा, कराची, इस्लामाबाद, ठीक है। ये एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसका मतलब कि इनका एक प्रोविंस केपी की हो गया, एक प्रोविंस इनका बलूच, जी नहीं नहीं मैंने नहीं दिया। एक प्रोविंस बलूचिस्तान हो गया, एक सिंध हो गया, एक इनकी फेडरल इस्लामाबाद हो गया। यानी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में आपने पेनिट्रेट किया हुआ है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं आजम प्लॉट मार्केट के बाहर मेन माल रोड के लिए, ठीक है। उधर आपने मार्केटिंग लगाई है 42,000 की आउटडोर, ठीक है। क्या आप इन सिटी के लोगों को कवर कर सकते हो? क्या आप इस, चलो मैं एक बात करता हूँ कि आपने इसमें लाहौर ऐड कर दिया, आप कहते हो मैं लाहौर में भी कर लूँ, एग्जाम्पल ले लो, इन सिटीज को अभी माइनस कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ लाहौर में आप अभी कर रहे हो। क्या आप पूरे लाहौर को उस रोड पे कवर कर सकते हो? क्या आप सिर्फ फीमेल्स को वो ऐड दिखा सकते हो? जाहिर बात है उस रोड से मेल भी गुजरेंगे, फीमेल्स भी गुजरेंगी, ट्रांसजेंडर्स भी गुजरेंगे, हर एज ग्रुप का लोग बंदे भी गुजरेंगे। तो आपकी क्या टारगेट ऑडियंस एग्जैक्ट हुई? तो इसका मतलब कि अगर आपने 42,000 की अपने बाहर वाली रोड पे स्क्रीन लगाई हैं, तो आपके पैसे सही तरह यूटिलाइज नहीं हुए, ठीक है। ये हम समझ, ये बात हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यही बात हम इम्प्लीमेंट करते हैं पैम्फलेट्स के ऊपर। पैम्फलेट्स का जो साइज होता है दैट इज A4, जो आपके प्रिंटर पेपर का साइज होता है, और मिनिमम पैम्फलेट्स होते हैं 1,000। इसका तकरीबन रेट होता है 6 से 8 रुपए, हम 7,000 लगा दें। कितने लोग हैं जब आपकी गाड़ी पे या आपकी घर के अंदर कोई पैम्फलेट फेंक के जाता है, तो कितने लोग हैं जो उसको उठा के पूरा पढ़ते? आप पढ़ती हो? आप पढ़ती हैं? थोड़ा सा। आप काम की चीज हो तो ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने तो आज तक कभी जो मेरी गाड़ी पे भी पैम्फलेट रख के जाए, मैं तो वाइपर मार दूं। उसकी रीजन ये है कि मुझे, मैं आई एम नॉट यूज टू रीडिंग पैम्फलेट्स, और ये ट्रेंड बहुत ज्यादा चलता है। तो मैं 7,000 के अपना उस 7,000 रुपया, क्या मैं इस ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ? क्या मैं रोक रोक के लोगों से पूछा आप 20 से, तो मैं फीमेल से पूछा आप 20 से 40 साल की हैं, वो अगली शोर मचा दे, 10 बंदों को इकट्ठा कर ले कि जी ये मेरी एज पूछ रहा है। वो आगे से आप कहें नहीं मैं तो पैम्फलेट आपके हाथ में पकड़ाना था, वो कहेंगे, वो और शोर मच जाएगा कि जी पैम्फलेट क्यों हाथ में पकड़ाना था। तो आप अपने ऑडियंस को, टारगेट ऑडियंस को सही तरीके से टारगेट नहीं कर सकते हो आउटडोर मार्केटिंग के साथ। इस वजह से वो कहते हैं कि फेसबुक का जो एड प्लेटफॉर्म है वो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एड प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड राइट। वो अब हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे खुद, जब मैं आपको एक ऑडियंस बना के भी दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। एक छोटी सी और बात हम कर लेते हैं कि इन्होंने बात की बिलबोर्ड्स की। देखो, एक चीज होती है, क्या आउटडोर हम बिल्कुल ही खत्म करते हैं? कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो करोड़ों रुपया से बिलबोर्ड्स के ऊपर लगा देते हैं सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए और अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए।
अगर हम एक बात करें कैवेलरी से अगर डीएचए के सामने आए तो घोड़ा चौक का पता है आप लोगों को, उसके सामने 3 बिलबोर्ड्स लगे हुए बड़े से, वो लाहौर के सबसे महंगी तरीन बिलबोर्ड्स, लेकिन उसमें हमेशा आपको जमीन का, स्प्राइट का, फंटा का, कोक का, इन्हीं ब्रांड्स के आपको ऐड नजर आ रहे होते जिनकी ऑलरेडी बड़ी मार्केट प्रेजेंस है। लास्ट किसने कौन सा बिलबोर्ड देखा है, कोई याद है किसी को? सुपर का देखा है, किधर देखा है? कैवेलरी देखा है। और किसी को याद है भी बिलबोर्ड? नहीं याद है। बेसिकली जो बिलबोर्ड मार्केटिंग होती है ना, वो होती है एक किस्म की रिकॉल कराने के लिए अपने लॉयल कस्टमर्स को कि ये आपका ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा है और ये इसकी मार्केटिंग है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंडसेट में बिठा देता है कि जी फॉर एग्जांपल लास्ट बिलबोर्ड, अगर फॉर एग्जांपल आपने सुपर का देखा है, मैं एग्जांपल देखो मैंने देखा मुझे याद नहीं, अब मेरा के सुपर बिस्किट आएगा ना या मैं किसी से सुनूंगा तो एकदम से मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्लिक कराएगा कि मैंने ये बिलबोर्ड उधर देखा। बिलबोर्ड मार्केटिंग आपके सबकॉन्शियस माइंडसेट के साथ प्ले करती है और एज एन एड रिकॉल का काम करती है, ताकि अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का किसी को पता है? आपको पता है? एमबीए किया हुआ है, याद नहीं है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की ना 4 स्टेजेस होती है। एक होता है इनिशियल स्टेज, जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं। उसके बाद ग्रोथ आता है कि जब प्रोडक्ट अननेवा प्रॉफिट कमा रहा होता है। फिर एक मेच्योरिटी स्टेज आती है, फिर एक डिक्लाइन होती है, इसका मतलब प्रोडक्ट अब नीचे जा रहा है। ये प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है किसी भी प्रोडक्ट, ठीक है? जब ब्रांड मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाता है ना, फिर इधर सस्टेन करने के लिए कि वो फर्दर डिक्लाइन ना हो प्रोडक्ट, तो ब्रांड करता क्या है कि वो अपने लॉयल कस्टमर्स को बार बार यकीन दहानी करा रहा होता है कि भाई आप ब्रांड लॉयल्टी को कभी ना भूलना, ब्रांड लॉयल्टी को कभी ना भूलना, ताकि वो उनकी कस्टमर की बेस उधर की उधर ही रहे। अगर वो ब्रांड मेच्योरिटी स्टेज के ऊपर जाके अपनी मार्केटिंग नहीं करेगा ना, तो वो डिक्लाइन में चला। तो उस जगह सस्टेन करने के लिए ना, उस ब्रांड को उस जगह रोकने के लिए, उस मेच्योरिटी स्टेज को इंक्रीज करने के लिए वो लोग करते क्या है कि वो इस तरह के बिलबोर्ड्स और ये मार्केटिंग करते हैं ताकि अपने कस्टमर, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स का आप लोगों को पता है? कोक स्टूडियो, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स। अब कोक स्टूडियो के हर जगह आपको कोक के लोगोस नजर आ रहे होंगे, कोक स्टूडियो में पीछे भी लगा होता है, हर जगह लगा होता है। ये क्या हो रहा होता है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल रहे होते हैं। पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स, सब पेप्सी का ग्लास हर जज के आगे पड़ा, ना रखे पेप्सी का ग्लास, वैसे आम ग्लास में भी तो पानी पिया जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि ब्रांड की प्रेजेंस और अपने लॉयल कस्टमर्स को बार बार एक चीज आप दिखाओ, ये साइकोलॉजिकल मार्केटिंग होती है। लेकिन इस वजह से जो बड़े ब्रांड्स हैं वो आउटडोर मार्केटिंग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप आउटडोर मार्केटिंग टोटल खत्म कर दो, थोड़ी बहुत करो, प्रोडक्टिव करो, लेकिन मोस्टली जितना बजट है अपना डिजिटल मार्केटिंग। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि फेसबुक जो मार्केटिंग है उसने किस तरह चेंज किए हैं चीजों को और उसने किस तरीके से आपकी आउटडोर मार्केटिंग को रिप्लेस किया। अब मैं इधर आया, इधर अपनी मेरा मेन पेज है, मैंने कहा मैं इस पोस्ट को बूस्ट करता हूँ। मैंने बूस्ट पोस्ट पे क्लिक किया, इस चीज किसी चीज को नहीं छेड़ूंगा, मैं नीचे आऊंगा। इधर मैंने फेसबुक पे दिखाना चाह रहा हूँ अपना ऐड। अब मैं इधर आ गया ऑडियंस पे, मैंने इधर आके ऑडियंस को किया क्रिएट न्यू। आपका क्या नाम है ब्रांड का? अल सिराज। अल सिराज के नाम से हमने एक ऑडियंस बना दी। क्या एज ग्रुप बताया था आपने? 20 से 40? फीमेल्स ओनली? सिटीज कौन कौन सी बताई? पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, और कराची। ठीक है, ये 4 सिटीज में इनका प्रोडक्ट जाता है और ये बैठे हुए किधर हैं? लाहौर के अंदर। ठीक है, अब मैं नीचे आया, मैंने ये ऑडियंस सेव कर। अब हमने 7 दिन की फ्लेक्सिस कितने की लगाई थी?
42,000 की, ठीक है। और 7,000 इसमें अगर आप 1,000 पैम्पलेट्स भी ऐड कर लें तो ये तकरीबन 50,000 की आप में आउटडोर मार्केटिंग करें, ठीक है। अब हम इसके आधे का भी आधा लगा लेते 7 डेज के लिए, मैं कहता हूँ 20,000 लगा। गर्मी तो नहीं आप लोगों को लग रही है? ओके है, ठीक है। अब 20,000 रुपीज मैंने लगाया है 7 दिन के लिए, और मुझे मेरे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स बता रहे हैं कि मेरी ये जो पोस्ट है अल सिराज की क्लोथिंग की जो पोस्ट है, ये तकरीबन तकरीबन 3700 से लेके 10,900 लोगों तक डेली पहुंचेगी। इसके दरमियान इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। हम इसी फिगर का एक एस्टिमेट ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। हम कैलकुलेटर खोल के देख लेते हैं कि हमें तकरीबन ये 10,000 प्लस 5,700 3.7 डिवाइड बाय 2, यानी 7,250 लोगों तक डेली बेसिस में मेरी पोस्ट पहुंच रही है, एवरेज ऑन एवरेज ये रीच होती है। 7,250 का मतलब ये है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 7 से, क्योंकि ये पर डे मुझे पड़ रही है, तो ये टोटल आपकी होगी 7,050 मल्टीप्लाई बाय 7, 50,750 लोगों तक मेरी ये पोस्ट 7 दिन में पहुंची, ठीक है। रीच क्या होता है, कितने लोगों तक आपकी पोस्ट गई है, ठीक है। अब इस चीज की समझ आई है कि मैंने कैलकुलेशन किस तरह निकाली है? आई है समझ आपको? दोबारा बताता हूँ। देखो मेरे ना इधर एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये मुझे ये बता रहे हैं कि मेरी जो पोस्ट है वो 3700 से लेके 10,800 लोगों तक डेली बेसिस पे पहुंचेगी, ठीक है। मैं कहता हूँ कि फेसबुक कहता है कि ये इससे कम भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है और इसके दरमियान भी हो सकता है। तो मैं इसका एवरेज ले लेता हूँ, यानी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो वो मेरे पास आई 7.2, यानी 7,250 लोगों तक हर रोज मेरी पोस्ट ही पहुंचती है, ठीक है। अब ये कितना एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट है। मैंने कितनी देर का कैंपेन लगाया है? 7 डेज का। हफ्ते का हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना आउटडोर मार्केटिंग के साथ। तो 7 डेज का मतलब ये है कि टोटल कितने लोगों तक मेरी पोस्ट पहुंची है? 50,750 तक ऑन एवरेज 7 दिन में मेरे लोगों तक मैसेज पहुंचा है कि मैं ये फीमेल का ड्रेस या ये ब्राइडल ड्रेस, ठीक है। अब ये 50,750 कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि जो इस ब्रांड की ऑडियंस थी 20 से 40 साल की फीमेल्स, और जो रहती किधर थी, कोयटा, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, इन 4 सिटीज। लाहौर से बैठ के मैंने 50,750 लोगों तक अपनी पोस्ट पहुंचाई। वो कौन लोग हैं कि जो 20 से 40 साल की एज में है, फीमेल है, और जो इन 4 सिटीज में रहती है। यहां तक समझ आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आधे पैसों में अपनी बेहतर टारगेट ऑडियंस अचीव करके अपना मैसेज कन्वे कर दिया मार्केट। तो इस कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली क्या डिजिटल बेहतर हुई या आउटडोर मार्केटिंग बेहतर? सर डिजिटल बेहतर है। जी बिल्कुल। यहां तक समझ आई? सर एक सवाल कर सकता सर? जी जी, आप 2 सवाल करें। सर ये जो आपने स्पेसिफिक सिटीज देखा है, ठीक है ना सर, मेरा एक दोस्त है वो कह रहा था पूरे पाकिस्तान में चलानी, उसका क्लोथिंग का है सर, शॉप है उसकी क्लोथिंग की, तो फिर कोई क्या करना मसला होगा? नहीं है। ये देखो मैंने क्लिक किया ऑडियंस को, मैं इधर आया हूं, मैंने इधर से सारी ऑडियंसेस उड़ा दी हैं, ये भी उड़ा दी, ये भी उड़ा दी, और इधर मैंने लिख दिया पाकिस्तान। पूरी कंट्री में करवा लो ये लोग। अब आप पूरी पाकिस्तान में करा सकते हो मार्केटिंग, ठीक है। ओके सर, ओके सर। सर बिल्कुल ठीक हो गया सर। इसमें एज कौन सा रखना चाहिए? क्लोथिंग है किस एज ग्रुप की? सर क्लोथिंग कॉटन का कपड़ा है सर, जो कॉटन नहीं होता सर। अच्छा कॉटन का है, सर जेंट्स हाँ का है जी, लेडीज का है? सर ओनली जेंट्स। ओनली जेंट्स। इधर से आपने मेन क्लिक किया, और जो जी सर। शलवार कमीज है वो आपने रखी 30 साल से लेके 50 साल तक। ये लो, ये आपकी ऑडियंस ठीक अच्छा, होगी। यानी कि ये बेहतर है सर। ये बेहतर रहेगा, क्योंकि 30 साल से ज्यादा ऊपर जो है ना, लोग शलवार कमीज ज्यादा प्रेफर करते हैं पहनना,
यहाँ सर वैसे तो बिल्कुल। उधर 30 साल से कम जुम्मे को भी पेंट शर्ट में ही जुम्मा पढ़ने चले जाते। ठीक है, सर बिल्कुल बिल्कुल। जी सर बिल्कुल ठीक हो गया सर। चले वो गुड हो गया। और कोई सवाल? चार्जेस मैंने किए हैं 7 डेज पे 20,000 टोटल। मैंने ये सेट किया, लॉक कर दिया। 7 दिन में मेरा 20,000 रुपया फेसबुक लगाए। फेसबुक क्या है, क्वेश्चन है बड़ा जरूरी। किस चीज का? सर अगर 20 से कम किया जाए तो फेसबुक क्या करेगी सर? बेटा वो आपके रिजल्ट्स कम कर देगी। अच्छा सर, अच्छा, ओके सर। सारी बात है वो। क्यूट क्वेश्चन। अच्छा, हाँ जी बताएं, फेसबुक क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, और टू लिंक पीपल वो सोशल प्लेटफॉर्म आ गया। सोचें सोचें, ये अभी मैंने आपको जो प्रोसेस कराया है इससे आपको पता चल जाएगा फेसबुक क्या है। वो तो हमने देख लिया है। फेसबुक जो है ना, इट इज एन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। फेसबुक एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के तौर पे पेश आती है। वो एक अक्सर सेइंग है, वो कहते हैं जितना मेरा नोट होगा मेरा मूड बने, वो फेसबुक के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, कि फेसबुक के ऊपर जितने आप पैसे दोगे, जितने पैसे डालोगे, वो आपके रिजल्ट्स को बेहतर करता जाए। लेकिन फेसबुक के ऊपर आपने ये देखना है कि दुनिया में फेसबुक पे लोग कितने ज्यादा है, और उसमें से आपने छोटी सी ऑडियंस निकालनी है जो लाहौर की है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रोडक्ट लाहौर का है, तो उसके लिए आपका ये मकसद नहीं हुआ कि आपने अन्य वहां आंखें बंद करके 20,000 रुपये लगा। आपने अपनी ऑडियंस स्पेसिफाई करनी है, सिलेक्ट करनी है, टारगेट ऑडियंस सेट करनी है। बिजनेस जैसे फॉर एग्जांपल आपका काम है, आप उन 4 शहरों की बजाय लाहौर में लगा दो, तो उन 4 शहरों से तो नहीं आपको बिजनेस आ ना। आपका तो फेसबुक ने 20,000 रुपये लगा दिया। तो फेसबुक को एडवर्टीजमेंट की जैसी कंपनीज होती है ना, कि आपसे पैसे लेती हैं और काम करती हैं, फेसबुक भी होती है। तो उसको हम उसी तरीके से ही ट्रीट करें। ठीक है, अच्छा, ये चीज होगी कि एक कंपैरिजन हमने कर लिया कि आपके डिजिटल का और आउटडोर का। तो हमें नजर आया कि जो आउटडोर मार्केटिंग है कंपैरेटिवली इट इज आई थिंक इट शुड बी वे बेटर देन आउटडोर मार्केटिंग। ठीक है, अगला सवाल है मार्केट रिसर्च। आपके पास मार्केटिंग के आप गुरु हो, ठीक है, आप कहेंगे जी मैं मार्केटिंग का इलॉन मस्क हूँ अपनी फील्ड में, मैं बिल गेट्स हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन अगर आपका मार्केट में प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल कस्टमर्स को नहीं है, तो आप मार्केटिंग किंग क्यों ना हो जाए, आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं बेच सकते। ये एक सिंपल सी बात है। मार्केट रिसर्च किए बगैर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेच सकते। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक बेल है। ये बेल मुझे नहीं पता कितने लोग बना रहे हैं सब मार्केट में। मैंने मार्केट में कोई रिसर्च नहीं की है, मैंने इस बेल को बना दिया अपने पास भी। मैं ये बेल बेच रहा हूँ 50 रुपए की, मुझे 40 रुपए की ये बेल पड़ी है। लोगों ने जिन्होंने चाइना से बेल मंगवाई हुई है उनको ये बेल 20 रुपए की पड़ी है, और वो 30 रुपए की मार्केट में बेच रहे हैं। मैं क्या ऐसी मार्केट में कम्पीट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मैंने क्या नहीं की, मैंने मार्केट रिसर्च इस बेल की। मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया कि जो कस्टमर ये बेल यूज कर रहा है उसको इस बेल से बेसिकली तकलीफ क्या है। उसको इस बेल से तकलीफ होगी तो वो मेरी मेरी बेल के ऊपर आएगा। ठीक है, ये बात समझ आई कि दोबारा रिपीट करूं आपको? दोबारा बता दूं? बता दें को आपने ओपन बताना है। ठीक है, अब मार्केट रिसर्च होती क्या है? इट इज टू आइडेंटिफाई योर कस्टमर्स पेन पॉइंट। एक प्रोडक्ट है जिसके साथ कस्टमर बहुत खुश है, इस बेल के साथ हर कस्टमर खुश है, तो मैं अगर एक अच्छी बेल निकाल भी लूंगा तो क्या वो मार्केट में बिकेगी? जब कस्टमर को इस बेल से प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, तो मैं इस बेल का क्या करूं मार्केट में निकाल? अब नहीं नहीं, थैंक यू। अब एक मैं एग्जांपल देता हूं, अली मुझे गर्म पानी का मत देना जी। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकली, अब कुछ एग्जांपल्स की हम बात। प्राइस ओए का किस किस को पता है? प्राइस ओए, हाँ,
आपको पता है प्राइस ओए का? आपको पता है? ठीक है, अब एक हम देख लेते हैं, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। उनका ना एक ऐड था, इनका एक ऐड आता था जिसके अंदर ना बेसिकली वो बच्ची दरवाजा खोलती थी तो वो बंदा उसको अपना एक ऐड वो दे कहता था, पहले इसको खोलें प्रोडक्ट को, चेक करें और उसके बाद पे करें। वो ऐड अभी मुझे इधर नहीं मिल रहा। शुक्रिया। बेसिकली प्राइस ओए जो है ना वो दराज की तरह एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। दराज का सबको पता है, ठीक है। कितने लोग दराज से धोखा खा के बैठे हुए थे? दो और तीन। हुआ है, धोखा खाया है? सब स्टैंडर्ड तीन लोग हो गए, और आप भी यस चार सर। लोग हैं। आप भी पांच लोगों ने इधर धोखा खाया है दराज से, ठीक है। दराज क्या करता है कि दराज से जब आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो ना, आपके घर आता है, बंद हुआ हुआ सील, आपने पैसे दिए, खोला, अंदर से चीज टोटली डिफरेंट निकली, या सब स्टैंडर्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है। यानी शायद अगर एक कस्टमर को 60% अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, 40% उसको गलत मिल रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि ये उसके साथ धोखा हो रहा है। उसको 100% बेहतर प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। फिर दराज है कि आप कहते थे यार मैंने 1000 रुपए से कम की चीज है, अब मैं क्या दराज के रीजनल ऑफिस जाऊं, उधर जाके उनकी फाइल करूं, रिटर्न पॉलिसी क्लेम करूं, और 21 दिन बाद 1000 रुपया मेरे अकाउंट में वापस आएगा कि जी आपका 1000 रुपया वापस आया। ये रिटर्न पॉलिसी उनकी इतनी लंबी है। ये कस्टमर का पेन पॉइंट हो गया। आप भी डसे हुए हो, आप भी डसे हो, मैं भी, आप ऑनलाइन वाले भाई भी डसे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम एक तकलीफ में हैं। जो बंदा हमारी तकलीफ को हल करेगा, हम उसके ऊपर मूव कर जाए। इसी तरह ही प्राइस ओए ने क्या किया कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बनाई कि आप पहले ऑर्डर कीजिए, पैकेजिंग को खोलें, तसल्ली करें, और उसके बाद पे करें, वरना पे ना करें। तो मेरा एज अ कस्टमर मेरा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लेवल बहाल हो गया ऑनलाइन शॉपिंग। आप बोल नहीं सकते इसी तरह। तो इस जो प्राइस ओई ने कस्टमर की पेन पॉइंट आइडेंटिफाई किया, उससे कस्टमर तक उन्होंने हिट कर दिया सही तरीके से। इसका मतलब ये हुआ उन्होंने क्या की भी थी, मार्केट रिसर्च, कि उनके जो कंपेटिटर्स हैं उनके क्या ड्रॉबैक्स हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या चीजें बेहतर करके ऐड करके दी। अभी एक इनका ऐड है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स, मोबाइल्स, पिन पैक विद एक्सेसरीज और सारा कुछ होता है। आप जब फोन मंगवाते हैं ना किसी भी जगह से, तो उसमें से सबसे पहले जो चीज गायब हुई होती है वो हैंड फ्री होती है, ठीक है ना। सबसे पहले आपकी हैंड फ्री चुकी गई होती है, वो उसको अलग एक्सेसरी करके बेचते हैं मार्केट, लोकल सील लगा देते हैं, पीटीए अप्रूव्ड, और मार्केट में मोबाइल बेच दिया। आप नहीं ऐसा करते? अब प्राइस हुई थी ना, यही किया कि उन्होंने कहा कि हमारे सारे मोबाइल पिन पैक, पूरी एक्सेसरी और चार्जर के साथ सब समेत हम कस्टमर तक पहुंचा। तो दूसरा जो कस्टमर का पेन पॉइंट था कि जी मैं 2 लाख का मोबाइल ले रहा हूँ सैमसंग का, और उसमें से हैंड्स फ्री नहीं निकली है, और उसका मनने का दिल कर रहा है। तो प्राइस ओए ने उसका वो मसला भी हल कर दिया कि भाई हम आपको पिन पैक विद ईच एंड एवरी एक्सेसरी दे रहे हैं। तो ये उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, कस्टमर का पेन। स्विवल और एयरलिफ्ट का पता है आप लोगों को?
हाँ, स्विवेल एयरलिफ्ट ने क्या मार्केट रिसर्च की थी, उन्होंने उनका जो कंपेटिटर था ना, वो एक लोकल ट्रांसपोर्ट और जो इधर स्पीडो बस चलती है 12 नंबर 14 नंबर। लेकिन उसमें मैं बताता हूँ, उसमें करीम उबर का मैं आपको बताता हूँ कंपेटिटर कौन, वो इन ड्राइवर है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, वो भी एग्जाम्पल। हाँ, उस पॉइंट से ये है कि फेयर रिडक्शन वगैरह के पर्सपेक्टिव से, लेकिन वो टाइप ऑफ व्हीकल और टाइप ऑफ ट्रैवलिंग है ना, वो टोटली ऑल टुगेदर। वो ये है कि आप जब कम्युनिटी पूरी बस में जाती है तो वो किस तरीके से स्पीडो बस में, और हमारी जो मेट्रो बस है या जो भी हमारा बस सिस्टम है, उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि उस बस सिस्टम के अंदर एक तो अगर आपको आपने लटक के जाना है, बुजुर्ग कहाँ अंदर मेट्रो में कदम रखा तो सबसे पहले आपको घूरी कर आ रहा होता है बैठ के कि मैं खड़ा हो रहा हूँ, ये बैठा हुआ है, आप खुद ही बड़े तमीज से उठ के जी अंकल आए बैठे, फिर खुद ही सारा वक्त पूरे स्टॉप तक आप हाथ ऊपर पकड़ के, प्लस जब तक वो उस बस में सांस बंद ना हो जाए लोगों को अंदर बिठाते रहे। ठीक है, एक तो ये मसला। दूसरा, इसके अंदर आपको नहीं पता आप स्टॉप पे खड़े हुए हो और बस क्या पूरी पैक है या बस में सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं। जब तक आप स्टॉप पे जाओगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। तीसरी चीज, प्लास्टिक की कुर्सियां उन्होंने रखी हुई है कि बंदा बैठ बैठ के वैसे ही आवाज। चौथी चीज, उन्होंने क्या किया हुआ है कि उनके स्टॉप्स कम है, मेन मेन जगह स्पीडो के स्टॉप्स बने, मेन मेन जगह स्पीडो की जो अड्डे हैं, जैसे आर्य बाजार इनका एक सेंट्रल स्टॉप है, फिर इनका एक और सेंट्रल स्टॉप है। यानी कि अगर आप अपने किसी स्टॉप से उतरते भी हो तो उससे भी 2 से 3 किलोमीटर चांस है कि आपका घर बिल्कुल स्पीडो के स्टॉप के पास। ठीक है, अब ये कस्टमर का बहुत बड़े पेन है। तो स्विवेल और एयरलिफ्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप कंफर्टेबल लिविंग, कंफर्टेबल, यानी एक ऑफिस जाने वाला बंदा जब सुबह सुबह स्पीडो में बैठता है तो उसको ये लगता है कि जब वो वापस उतरता है कि उसकी पूरी की पूरी शर्ट भीगी हो, उसका पूरा का पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाती है काम से, ऑब्वियसली जितना बाजार होके वो जाता है। तो स्विवेल और एयरलिफ्ट ने क्या किया कि आपको कहा कि हम कंफर्टेबल सीटिंग आपको देना, जितने लोग हैं उतनी जितनी सीट्स हैं उतने ही लोग, 10 सीट है 10 लोग हैं, अगर इसके और कोई बंदा है तो अगली बस में बैठे वो। ठीक है, प्रॉपर एयर कंडीशन, प्लस आपके घर के पास कोई नियरेस्ट स्टॉप, प्लस आप अपने ऑफिस में बैठ के शाम की बस बुक कर सकते। इतनी ये कस्टमर का एयरलिफ्ट ने और स्विवेल ने पेन पॉइंट आइडेंटिफाई। मुझे ये लगता है कि मेट्रो कितने की 30 रुपए की पड़ती थी, उसका जो कार्ड चार्ज होता था स्पीडो का 30 का होता है, और फिर 50 या 55 रुपए का स्विवेल का होता था। यस सर। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं शायद स्विवेल पे ट्रैवल करूं, एक मेरे ऑफिस के बाहर उतरती है, मुझे मेरे घर के करीब से पिक करती है, साथ सारे ऑफिस टाइप कॉर्पोरेट लोग ही बैठे होते हैं उसके अंदर। ठीक है, कोई शोशा नहीं, कोई उस तरह का शोर शराबा नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्विवेल और एयरलिफ्ट ने क्या किया था कि उन बसेस का पेन पॉइंट आइडेंटिफाई किया। सबसे ज्यादा ऊबर और करीम अब तो एक हो गई हुई है, इनसे सबसे ज्यादा क्यों डरते थे, यानी इनसे बेसिकली कस्टमर्स को सबसे ज्यादा तकलीफ क्या थी, उबर और करीम से। 500 बिल है, शो हुआ है, पता चला जी 2 टाइम्स पीक फैक्टर लगा हुआ है, तो जब आप घर पहुंचे तो वो 1500 रुपए आपका बिल बना होता। तो जो इन ड्राइव है उसने क्या किया कि उसने कहा कि भाई आप अपनी मर्जी के पैसे, 200 रुपए का मतलब है 200 रुपए। क्या किया, उबर और करीम के ड्राइवर्स का पेन पॉइंट आइडेंटिफाई। यहां तक समझ आ गई। अब सबसे पहला सवाल किसी भी मार्केट रिसर्च का जो होता है वो ये होता है कि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस से क्या है, व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम विद एक्स वाई जी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट कोई भी सर्विस। अब इधर कस्टमर ने आपको बता दिया कि मेरा पेन पॉइंट ये है, फॉर एग्जाम्पल जी उबर वाले कस्टमर्स ने कहा पीक फैक्टर से हमारे से बड़ी ज्यादती करते हैं, स्पीडो वालों ने कहा जी बस की कुर्सियां बड़ी प्लास्टिक के फट्टे ऐसे लगते हैं स्कूल में बैठे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि आपने कस्टमर ने आपके साथ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर दी,
कि उस प्रोडक्ट और सर्विस से उसको प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, अगला सवाल आपने उससे ये पूछना है कि आपकी जिंदगी में कितना डिफरेंस क्रिएट होता है अगर हम आपको एक राइट सोल्यूशन देते हैं। एक कस्टमर कहता है, एक उसने पहले अपनी तकलीफ बता दी, अब उसने अपना सोल्यूशन भी आपको खुद ही दे दिया है कि जी अगर मुझे फॉर एग्जांपल आप अच्छी डिलीवरी या सर्विस देते हैं, मेरा टाइम बच जाता है, मैं कंफर्टेबल सीटिंग के ऊपर बैठ के जाता हूँ, मैं खड़ा होकर मुझे जाना नहीं पड़ता है, मेरा टाइम बचता है, मुझे गर्मी में पैदल चल के नहीं जाना। ठीक है, कस्टमर ने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको खुद ही दे दिया। पहले आपने उससे प्रॉब्लम पूछी, फिर आपने उससे पूछा कि आप बेहतरी वो चीज ला सकते, कितना डिफरेंस आपकी जिंदगी में होगी। तीसरा सवाल जो सबसे जरूरी है कि अगर आप अभी तक आपको कितनी मुश्किलात हुई हैं एक सही जवाब नहीं, यानी आपने प्रॉब्लम बताई, सोल्यूशन बता दिया, अब आप उससे पूछ रहे हो कि जो ये प्रॉब्लम आप बता रहे हो इसके सोल्यूशन मिलने में आज तक आपको कितनी मुश्किल। अब कस्टमर कहता है जी नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इसका मतलब कि उस तरह के सॉल्यूशंस ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो कस्टमर आगे से क्या कह रहा है कि जी मुझे बिल्कुल भी मसला नहीं है, मैंने ऑलरेडी बड़े इस तरह के सॉल्यूशंस मार्केट। तो इसका मतलब कि अगर आप वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। समझ आई बात यहां तक? आपने उसे प्रॉब्लम पूछी, उसने फिर आपने उससे ये पूछा कि इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने में आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना है, कितनी मुश्किल आपको अभी तक आई है इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। वो कहते हैं जी नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। इसका मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं कि जी मार्केट में हर बंदा ये सोल्यूशन देने को तैयार है, तो मैं इसका मतलब जो इनोवेशन लेके आ रहा हूँ अपने प्रोडक्ट में वो इतनी वर्थ इट नहीं है। अब वो कहते हैं जी वेरी डिफिकल्ट, कि मुझे अभी तक सही सोल्यूशन ही नहीं अपनी प्रॉब्लम का मिला। तो इसका मतलब कि अगर आपने उसको सोल्यूशन दे दिया तो आपके प्रोडक्ट में प्रॉफिट की सीढ़ी पकड़ ली। क्यों? क्योंकि वो सोल्यूशन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि मुझे आज तक इस तरह का सोल्यूशन मार्केट में नहीं मिला। तीसरी चीज वो कहते हैं समवट डिफिकल्ट, कि हाँ कुछ लोग प्रॉमिस कर भी रहे हैं कि वो देते हैं, कुछ लोग नहीं भी दे रहे हैं। इसका मतलब आप अभी भी प्रोडक्ट का रिस्क मार्केट में लॉन्च करने का ले सकते हैं, ठीक है, अभी भी मार्केट के अंदर स्पेस है, कंपटीशन आ सकता है। लेकिन जहां बात आ गई नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इसका मतलब कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। तो जब कंपटीशन ज्यादा होता है और आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लॉन्च करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर आप स्टार्टिंग में इतने कंपटीशन में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। वो कहते हैं ना लेस कंपटीशन हायर प्रॉफिट, मोर कंपटीशन लेस प्रॉफिट। जितना कंपटीशन ज्यादा होता है तो उसके बाद लोग किसके ऊपर खेलते हैं? प्राइस पे। जितना मार्केट में कंपटीशन नहीं होता है तो लोग किस पे खेलते हैं? हाई प्राइस पे। और हाई प्राइस से हाई प्रॉफिट आता है। मार्केट रिसर्च की यहां तक समझ आई है? अगर नहीं है तो मैं दोबारा सारा रिपीट कर देता हूँ। दिस इज वेरी एसेंशियल। कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट करने से पहले, लॉन्च करने से पहले, सर्विस लॉन्च करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या आप जो इनोवेशन या प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेके आ रहे हो क्या उसकी एक्सेप्टेंस है मार्केट में ऑलरेडी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक क्लैरिटी हुई है? यस हुई सर। है यहां तक क्लैरिटी? ठीक है। अच्छा, अब आपने क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर दी। अच्छा, एक जितनी बड़ी कंपनीज है ना, जैसे मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। किप्स का जो हमारा हेड ऑफिस है जो कॉलेजेस वगैरह को देखता है, हमने कोयटा के अंदर मार्केट करनी, ठीक है, कि हमने कोयटा के अंदर किप्स का कॉलेज खोलना था। अभी तक बलोचिस्तान वाली साइड पे किप्स नहीं था, ठीक है, ये इसी साल आया है। तो हमने प्रॉपर मार्केट रिसर्च की और हमारी मार्केट रिसर्च ने यह आइडेंटिफाई किया कि उधर मेल्स और फीमेल्स बच्चे अलग पढ़ते हैं कॉलेज। तो हम जब एक कॉलेज खोलने जा गए थे तो उसकी जगह हमने दो कॉलेजेस खोल लिए, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। अगर मैं कोई खोल देता तो मेरा तो कॉलेज चलना ही नहीं था उधर, स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती है, ठीक है। तो ये फायदा होता है मार्केट रिसर्च का किसी भी प्रोडक्ट सर्विस के। और मैं आपको, इट्स नॉट लिखे मार्केट रिसर्च है मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ब्रैग कर रहा हूँ। आई कैन गारंटी यू कि ये डेढ़ 2-2 लाख रुपए कंपनीज देती है मार्केट रिसर्च के लिए। और होता क्या है? यही 3 सवाल।
क्यों? कस्टमर की पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करना होता है, मेन चीज ही होती है। जब कस्टमर ही सेटिस्फाई है तो फिर आप प्रोडक्ट लॉन्च करने का फायदा। जब एक कस्टमर पेप्सी से सेटिस्फाइड है तो कल को अमृत कोला आ जाए या जैसे आई थी वो क्यों चलनी थी भाई? कस्टमर ऑलरेडी पेप्सी और कोक से सेटिस्फाइड है। हाँ, आप कहीं वो इनोवेशन ना ले आए, पेप्सी और कोक में रेड बुल ना डाल दें या कोई एनर्जी ड्रिंक ना उसी टेस्ट में बना दें, वो एक इनोवेशन है। आप स्टेम जैसे निकली थी, रेड बुल को उन्होंने बड़ा ज्यादा टक्कर दी है, ठीक है ना? तो ये चीजें आप लोगों ने देखनी होती है मार्केट रिसर्च में। अब आखिरी चीज ये है कि ठीक है मार्केट रिसर्च ये होगी, अब करनी किस तरह है? सिर्फ ये कि 3 सवाल लेके भाईजान एक से रुकेगा, ये 3 सवाल पढ़िएगा, बताएं क्या मसला, ये नहीं। आपने मार्केट रिसर्च बड़े स्ट्रक्चर बना के करनी है, और बेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर इज गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म का कितने लोगों को पता है? नहीं भी पता है फिर भी नहीं, कितने लोगों को नहीं पता है? नहीं नहीं, गूगल फॉर्म नहीं, किसी को नहीं पता है। जीमेल पे आ गया हूँ, ये मेरी जीमेल है, ठीक है? इधर मैंने क्लिक किया। कभी आप लोगों ने थीसिस वगैरह किया हुआ है? थीसिस वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह उसमें, चले मैं बता दे रहा हूँ। इधर गूगल एप्स लिखी हुई है, इसको मैंने क्लिक किया, मैं इधर नीचे आया, ये फॉर्म्स है, इसको मैंने क्लिक किया, ये गूगल फॉर्म्स खुल गए हैं। इधर ही खैर ये सारे नीचे मेरे फॉर्म्स है जो मैंने अभी तक बनाए हैं। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, और साथ में आपको एक मार्केट रिसर्च का फॉर्म ओपन भी कर दूंगा। सीरियस फाइनेंस ठीक है। इधर मैंने ब्लैंक को क्लिक किया, अब ये आ गया मेरे सामने फॉर्म। मैंने इधर डबल क्लिक किया, इधर मैंने लिख दिया मार्केटिंग सर्वे फॉर्म। अब इधर है पहला क्वेश्चन। अब मैंने क्या करना है कि मैं इधर गया, मैंने इस क्वेश्चन को कॉपी किया, उसी तरह ये क्वेश्चन इधर मैंने पेस्ट कर आगे किया मैं ना, ये मैंने इधर लिख दिया। अब मैं चाहता हूं मुझे लोग शॉर्ट आंसर दें, मैंने शॉर्ट आंसर क्लिक कर दिया। अब ये रिक्वायर्ड को मैं क्लिक करूंगा, उसकी रीजन है कि अगर मैं रिक्वायर्ड को क्लिक नहीं करूंगा तो लोग इसको स्किप कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जब तक वो इस सवाल का जवाब ना दे वो अगले सवाल पे ना जाए, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है? अब मैं आया अगले सवाल पे, जो मेरा सवाल था, व्हाट डिफरेंस आपकी जिंदगी में ये राइट सोल्यूशन करता है, ये मैंने कर दिया, ये सवाल आ गया। अब मेरा तीसरा सवाल है, उसके अंदर अगर आपको नजर आए तो 3 ऑप्शंस है, 3 ऑप्शन है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि मैं इधर करूंगा मल्टीपल चॉइस, ठीक है? ऑप्शन 1 क्या है मेरा, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ऑप्शन 2 मेरा ये है वेरी डिफिकल्ट। ऑप्शन 3 मेरा है समवट डिफिकल्ट। आप इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करके सर्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है? समवट डिफिकल्ट, ये मेरे 3 एमसीक्यूज आ गए, ठीक है? अब मैं जाऊंगा सेंड पे, इसको क्लिक किया, इधर ये लिंक बना हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया। अब ये बहुत बड़ा सा लिंक है, अब ये बड़ा अजीब लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, शॉर्टन यूआरएल कर दूंगा ताकि ये लिंक छोटा हो जाए। इसको मैंने कॉपी किया, और अभी ये हमारी जो चैट है ना, इसमें मैं इसको पेस्ट कर, अब ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है? ये फॉर्म मेरे जीमेल के अंदर सेव है, ठीक है? अब ये सेव हो चुका है। अब मैंने इसको मार्केट किधर किधर करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मैं लोगों के पास सड़क पे जा कितनी फॉर्म फिल करा सकूं। पहले यही होता था, थीसिस होता था पीएचडी का, एमफिल का, तो लोग आपके पास आते थे, भाई ये फॉर्म फिल करते हैं, हम वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सर्वेस जो होते थे, ठीक है? अब क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, तो अगर हम आपके ही प्रोडक्ट को लेके चलते हैं, ठीक है, क्लोथिंग के, तो उसको हम देखते हैं कि हम किस तरीके से लेके चल सकते हैं। मैं इधर सर्च में आया फेसबुक में, और मैंने लिखा क्लोथिंग ग्रुप्स इन पाकिस्तान, ठीक है? पाकिस्तान में होलसेल मार्केट है, ऑनलाइन शॉपिंग है, ठीक है? कितने मेंबर्स हैं होलसेल मार्केट के? 686,000, ठीक है? इसके कितने हैं? 343,000। इसके कितने? 24,000। मैं पहला ग्रुप खोल लेता हूँ,
इसको मैंने किया ज्वाइन ग्रुप। अब खैर कभी कभी होता है कि ग्रुप की मेंबरशिप पेंडिंग में जाती है, वो एडमिन खुद एक्सेप्ट करता है तो वो होता है। अभी इस ग्रुप की मेरी पेंडिंग में चली गई है, अब पता नहीं भाईजान कब एक्सेप्ट करेंगे। चले हम किसी और ग्रुप को देख लेते हैं, कल तक शायद, आज तक शाम तक ही, रात तक ही कर। ये है ज्वाइन ग्रुप, कर लेते हैं इसको 340। अब ये कहेगा आप क्या है, मैं कहता हूँ मैं सेलर हूँ। आर यू विल यू इनवाइट 50 फीमेल्स फ्रॉम योर फ्रेंड लिस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग? यस। झूठ बोलने में क्या हर्ज है? आई एग्री, एग्री करके मैंने सबमिट कर दिया। अब इसकी भी मेंबरशिप पेंडिंग है, ठीक है ना, इसकी भी मेंबरशिप पेंडिंग में चली गई, ये भी मुझे एक्सेप्ट करेगा। मैं और देखता हूँ पाकिस्तान बाइंग एंड सेलिंग, ये मेरा ग्रुप ज्वाइन हो। पाकिस्तान ऑनलाइन बाय एंड सेल पाकिस्तान, बाइंग ऑनलाइन एंड सेल पाकिस्तान। देखते हैं ये ग्रुप खोल के देखते हैं इसकी क्या अपडेट्स है। इसके मेंबर्स हैं 1,18,000 और इसके हैं 8,82,000। ये भी जरा चेक करके देखना। हाँ प्राइवेट ग्रुप है, चलो कर लेंगे ना। एडमिन को रिसीव हो गया, ये पब्लिक है, ये जल्दी ज्वाइन हो जाएगा। ये मेरा ग्रुप ज्वाइन हो गया है, ठीक है। अब मैंने इधर लिखा राइट समथिंग, राइट समथिंग पे क्लिक किया। अब इधर मैं एक पोस्ट बनाऊंगा अपने फॉर्म के साथ, जो मैंने फॉर्म बनाया, ठीक। प्लीज हेल्प मी फिल आउट फॉलोइंग फॉर्म। ये मैंने फॉर्म का लिंक दे दिया नीचे, ये लिंक आ गया। अब मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब पोस्ट अगर मैं इसको कर देता हूँ तो ये मेरी किस तरह पोस्ट शो होगी, जैसे ये लोगों की शो हो रही, ठीक है। अब जो लोग, फॉर एग्जांपल ये बाइंग एंड सेलिंग कॉर्नर है, क्लोथिंग में या मेरे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड होंगे, वो उसको फिल करके जवाब दें, ठीक है। कैसे देंगे? ऑनलाइन स्टूडेंट से मैं, वो जो फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फॉर्म खुलेगा, उनके सामने 3 क्वेश्चंस आएंगे, वो उसको फिल आउट करके सबमिट करेंगे। जब वो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास इधर मेरे जीमेल पे वो रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाएंगे, जैसे इधर ये रिस्पॉन्सेज लिखा हुआ, ठीक है। ये कितने रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं मुझे? 87, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सेज, क्या सवाल मैंने पूछा बच्चों से कि आपको सीएसएस की तैयारी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा सवाल उनसे यही पूछा कि अगर हम आपको राइट सोल्यूशन दे दें तो आपकी जिंदगी कितनी आसान होगी। तीसरा सवाल मैंने उनसे यही पूछा कि हाउ डिफिकल्ट इट हैज बीन, कि अभी तक आपको सही जवाब मिला है कि नहीं मिला है, कितनी मुश्किल आपको सामना करना पड़ा है। अब 87 लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया है। कुछ लोग, ये सारे रिस्पॉन्सेज हैं मेरे पास। मैं इधर क्लिक करूंगा इसको, स्प्रेडशीट को, ये अब स्प्रेडशीट में मेरी शीट खुलेगी। ये देखें, ये रिस्पॉन्सेज आ गए हैं लोगों के, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो पूछ लो दोबारा। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या चीज देखनी है? हमने वो आंसर देखने हैं कि जो वेरी डिफिकल्ट है या समवट डिफिकल्ट है, क्योंकि नॉट एट ऑल डिफिकल्ट तो हमारा काम ही नहीं है ना। वो तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर इतना कंपटीशन है कि हम पेनिट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि लोगों ने वेरी डिफिकल्ट किधर कहा हुआ है, ये एक वेरी डिफिकल्ट मिल गया हमें। अब सवाल क्या था कि जी आपकी सीएसएस प्रिपरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा मेरा रिटन एक्सप्रेशन थी, ये इसने लिखा हुआ है रिटन, ठीक है।
उसके बाद मैंने कहा कि अगर क्या कितना डिफरेंस आपकी जिंदगी में इस चीज का पड़ेगा अगर हम आपको राइट सोल्यूशन दे दें। उसने कहा कि मैं शायद लिखना बेहतर लिख सकूं। उसने आगे से लिखा है आई विल प्रोबेबली राइट बेटर। ठीक है। अब मैंने कहा कि अभी तक कितनी मुश्किलात आपको आई है एक सही जवाब आपको मिलने में। तो उसने कहा वेरी डिफिकल्ट, कि अभी तक उसको इस चीज का कहीं सही सोल्यूशन नहीं मिला है। अब अगर मैं कोई एक ऐसी चीज मार्केट में लॉन्च करता हूँ जिसका रिटन एक्सप्रेशन बेहतर कर सके किसी का, तो मुझे पता है मेरा मार्केट में वो प्रोडक्ट लाइक कर जाएगा। लेकिन क्या मैं एक रिस्पॉन्स पे फैसला कर लूंगी? नहीं, मेरे पास कम से कम 12 से 13 से 14 से 20 फॉर्म्स होने चाहिए कि जो इस बात को सपोर्ट करें कि हाँ हमें रिटन एक्सप्रेशन में मसला आ रहा है। समझ आई यहां तक बात? अब जैसे इधर हम देखते हैं, ये देखो टाइम मैनेजमेंट प्रेजेंट राइटिंग। देखो राइटिंग एक्सप्रेशन किससे बेहतर होते हैं? सेल्फ प्रैक्टिस से, जब आप जितना ज्यादा लिखते हो। ठीक है। इस बंदे ने कहा कि जी मेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि मुझे सेल्फ प्रैक्टिस फॉर राइटिंग करने का तरीका नहीं आता है कि मैं किस तरह सेल्फ प्रैक्टिस करूं। मैंने कहा अच्छा, इससे आपको क्या फायदा होगा? कहता है मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा और मेरे अपने आप पे बड़ा मेरा यकीन बढ़ जाएगा। मैंने कहा अच्छा कितना मुश्किल अभी तक आपको हुआ इसका सही सोल्यूशन मिलने में? उसने कहा समवट डिफिकल्ट, के कुछ लोग कह भी रहे हैं कुछ लोग नहीं भी कह रहे हैं, मार्केट में सोल्यूशन अवेलेबल है भी नहीं भी है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको अपने वेरी डिफिकल्ट के साथ लिंक करूं, तो उधर बच्चे को रिटन एक्सप्रेशन में मसला आ रहा था, इधर बच्चे को प्रैक्टिस का मसला आ रहा है। तो अगर मैं कोई एक ऐसी कंबाइंड एक्सरसाइज लॉन्च करूं कि जिससे बच्चे की रिटन प्रैक्टिस भी बेहतर हो और रिटन एक्सप्रेशन भी बेहतर हो, तो वो प्रोडक्ट मेरा मार्केट में क्लिक कर जाए। ठीक है। अब अगर एक बच्चा कह रहा है नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ठीक है। अब मैंने कहा कि आपको प्रॉब्लम क्या आती है? कहते हैं एकेडमी का जो स्केड्यूल होता है वो बड़ा पुअर होता है। ठीक है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जी इसे मसला क्या होता है, अगर सोल्यूशन मिल जाए तो क्या होगा? तो उसने कहा मेरा टाइमली सिलेबस कवर हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा कितनी मुश्किलात आई हैं अभी आपको सही आंसर मिलने में? उसने कहा नॉट एट ऑल। फिर इसका मतलब कि उसको बाकी एकेडमीज ये चीज ऑफर ऑलरेडी कर रही है कि आपका टाइमली हम स्केड्यूलिंग जो है वो तो मैं अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च करूंगा तो वो तो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो वो इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर। आपने देखना है कि आपने कस्टमर की जिंदगी में इम्पैक्ट किस तरह क्रिएट करना है, उसकी वैल्यू एडिशन किस तरह उसकी लाइफ में करना है। पहले हाथ से लोग कॉफी ब्लेंड, अभी भी एक ट्रेंड है, अभी भी जो कॉफी लवर्स हैं वो हाथ से ही जो है ना वो करते हैं, ब्लेंड करते हैं। लेकिन लोग थे, उन्होंने कहा जी मेरा टाइम भी बड़ा जाया होता है, मेरा हाथ भी थक जाता है, उन्होंने मशीन निकाल दी। क्या किया उन्होंने? वैल्यू ऐड की एग्जिस्टिंग सिचुएशन को, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। अब 2 मिनट वो ब्लेंडर चलाओ तो वो आपकी पूरी कॉफी जो है वो जबरदस्त किस्म की बन जाए। ठीक है। तो मार्केट रिसर्च का सबसे बड़ा जो फायदा है ना, वो ये है कि आप कस्टमर का पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करके देख सकते हो कि आपने मार्केट में किस टाइम पे स्ट्राइक करना है। अनीब साहब को बुलाएं जरा फोन। ठीक है। तो ये आपकी होगी पूरी मार्केट रिसर्च। ये दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक। अब पहले टॉपिक करने का मतलब ये है कि अब आपकी नेक्स्ट वीक क्लास है, तो आप लोगों ने ये असाइनमेंट करके आनी। अब लिंक जो है ना, एक तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएगा। दूसरा ये जो है कि ये जो लिंक है ना, ये लिंक आप अपने व्हाट्सएप में फैमिलीज और फ्रेंड्स को भी भेज सकते हैं कि प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म। आपने कम से कम 10 to 15 रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करने हैं और अपना गूगल फॉर्म बना के मुझे दिखाना। ठीक है। तो जो ये असाइनमेंट नंबर हमारी 1 होती है ना, इसके साथ मैं देता ये हूँ। ठीक है। कि आपने एक मार्केट रिसर्च करनी है और हाँ नहीं मेरा हो गया। ठीक है। और मार्केट रिसर्च करके आपने रिस्पॉन्सेज 10 to 15 कलेक्ट करना। ठीक है। समझ आई लेक्चर की? एनी कंफ्यूजन? डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले जो प्राइमरी चीज है दैट इज ऑलवेज द मार्केटिंग। इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास है सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट हो। ठीक है। एनी क्वेश्चंस? हाँ
कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस आपको जो आपको लगती है बेहतर, ये कि अपना अपना जो प्रोडक्ट या सर्विस, अगर आपने कुछ सोचा हुआ है कि मैं जिंदगी में ये करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, वो प्रोडक्ट सर्विस को लेके चलें, हम पूरा का पूरा आपका ब्रांड खड़ा। ठीक है जी, समझ आई है आपको? अंडरस्टैंडिंग हुई है चीजों की? ठीक है, तो बाकी नहीं आप कर लो डिस्कशन, मेरा हो गया। एनी अदर क्वेश्चन मुझे बता दीजिएगा, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। ठीक है, चलें। थैंक यू वेरी मच। कैसी क्वालिटी? उम्मीद है कि अच्छी रही होगी, लेकिन अगर देखूं ऑनलाइन के कितने बच्चे हैं तो ये भी नहीं। चलें ठीक है। अच्छा, इस तरह से है कि मार्केट के अंदर जो है ना, डिजिटल मार्केटिंग को लेके ना एक बहुत ज़्यादा हाइप भी क्रिएट हुई है, और लोगों की काफ़ी हद तक इसमें है एक्सपर्टीज जिनकी होती है। अगर फेसबुक ऐड लगाना सीख जाते हैं तो वो इसको यही समझते हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा डिजिटल पे ग्रेप होते हैं, लेकिन इसके बड़े बड़े डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। 6 मंथ्स के भी मार्केट में कोर्सेज अवेलेबल हैं, 1 ईयर के भी अवेलेबल हैं, 2 ईयर्स के भी अवेलेबल हैं, 4 ईयर्स की डिग्री भी अवेलेबल है। ऐसे ही है, मैं गलत नहीं हूँ। हमने ना इसको कस्टमाइज करके ना आपको 3 मंथ्स पे डिवाइड कर, 3 मंथ्स के अंदर जो प्योर डिजिटल का कोर्स है ना, हम वो लोग वो ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, सिर्फ 1 मिनट देखिए। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर टॉपिक्स आ रहे होंगे, इसके और थोड़ा सा मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। ये तो वो हो गए जो टॉपिक्स आपके सामने आने हैं। ठीक है, ये जैसे एक एक लाइन है, ये कॉपी पेस्ट है, इसमें कोई चीज हमने ना चेंज। मार्केट रिसर्च का पहला टॉपिक होता है वो सर ने करवा दिया। इसके बाद हमारा आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम लोग करेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे, आपका पिंटरेस्ट, टिकटॉक और स्नैपचैट की जरूरत पड़ी तो देख लेंगे उसको। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है वो एक्सप्लेन करते हैं। 1.5 मंथ्स के अंदर आपका ये वाला मॉड्यूल कंप्लीट। नेक्स्ट 1.5 मंथ्स के अंदर हम करेंगे आपका वर्डप्रेस से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम उसका एसईओ करेंगे। ठीक है, एसईओ करने के बाद हम एसईएम आपकी यूट्यूब मार्केटिंग जो पेड मार्केटिंग होती है, हम लोग उसकी तरफ जाएंगे। फिर आपके गूगल एड्स, कीवर्ड्स, एडवर्ड्स, एसईओ के अंदर हम सारा ये करवाएंगे। उसके साथ ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग और फ्रीलांस। अब फ्रीलांसिंग 2 तरह से है। फ्रीलांसिंग एक आपकी डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, वर्डप्रेस और एसईओ वाली साइड, और एक फ्रीलांसिंग आपकी सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइवर, अपवर्क को इसमें माइंड में रखेंगे और चीजें स्टार्ट। अब हम लोग दूसरे इंस्टीट्यूट से क्यों डिफरेंट? सवाल ये है। काफी मेरे पास में हर 15 डेज बाद ओरिएंटेशन होती है। आप लोग अब बाकी मार्केट में भी करा रहे हैं, आपके पास ऐसे कौन सा चेंज है जो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं? पहली चीज ये कि स्टूडेंट का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एक स्टूडेंट है वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है, मैं उसको 6 महीने के कोर्स में पहले बसा लूँ, तो 6 महीने पहले सिखाऊं, तो 6 महीने बेचारा खुद सीखे, 1 साल होगा। 3 मंथ्स इज एनफ। सबसे पहले स्टूडेंट टाइम, स्टूडेंट वैल्यू ऑफ स्टूडेंट टाइम और वैल्यू ऑफ इंस्टीट्यूट एज वेल। नेक्स्ट चीज जो हम लोगों ने फोकस करनी है, नेक्स्ट चीज हमारी इंशाल्लाह हम उसके ऊपर काम करेंगे, दैट वुड बी, आप लोगों हमारी अपनी एजेंसी है, डिजिटल एजेंसी है, उसके लिए हम लोग अपनी चीजें जोरों शोर से हमने स्टार्ट की है, लोकल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। उसके अंदर भी हम स्टूडेंट्स को लेके आ रहे हैं। वो देखें, अगर मैंने आपको फॉर एग्जांपल सिखा के रिकमेंड करना है ना, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं उसको रिकमेंड करूंगा, स्पेशली आउटसोर्स जिनको मैं करवाऊंगा। उनको इतना काम आता हो कि आगे वाला बंदा मुझे ये ना कह दे मार्केट के साथ भी ये क्या भेज, ऐसा होता है, मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, तो आप मार्केट में गंदे हो, पहली चीज। सेकेंड चीज ये है कि इन हाउस ट्रेनिंग अवेलेबल है, ठीक है, और लाइफ आपको हम लोग सपोर्ट देंगे यहाँ पे, क्योंकि सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अवेलेबल है, ये हर वक्त अवेलेबल है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे 1 to 9 के टाइम के अंदर आप किसी भी दिन आ सकते हैं एक्सेप्ट संडे। ठीक है, लाइफ टाइम आपको कभी भी किसी किस्म का इशू आएगा, वी आर हियर। क्योंकि अक्सर जो हमने चेंज की बात कर रहा था ना, वो डिफरेंस ये है कि इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं कि वो लोग कोर्स के बाद टाटा बाय बाय। ठीक है, आप पूछ रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं, या तो वो एडमिन ओनली कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप को, या फिर ये मेरे साथ हुआ है, तो मैं इस तरह से मैं एक चीज का मैंने ये देखा, तो हमने बने टिप्स को स्टार्ट करने की ना कोई जरूरत नहीं थी। 120 कैंपसेस ऑल ओवर पाकिस्तान, कोई बड़ा अच्छा बिजनेस हो रहा है। लेकिन आईटी ट्रेनिंग्स के अंदर ना बहुत सारी चीजें, अब मेरे पास एक बच्चा है, मुझे मेरे साथ बहस करेगा, कहता है आप ये जो मार्केटिंग है, आपकी डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें ई कॉमर्स भी आता है। मैं ये क्या बोली जा रहा है? नहीं सर, उसमें ई कॉमर्स भी आता है, वो मार्केट प्लेसेस हैं,
ये चीज कुछ और है, दोनों में फेसबुक और इंस्टाग्राम कर रहा था ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। आज मार्केट में 2 से 3 ट्रेंडिंग बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आपके अमेज़न की बड़ी हाइप है, 50-50 हजार लोग एक टाइम पे बैठ के ट्रेनिंग। कल को इसका फ्यूचर क्या है? आपके ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट बंद हुए हैं, पेपैल आ नहीं रहा, फिर आगे फ्यूचर क्या है? कुछ भी नहीं है। जिधर रगड़ा लगा, उधर जो कमा रहे हैं बस वो पुराने सेट हैं, वो सेट हैं। जो नहीं कमा पा रहे उनको रगड़ा लगा हुआ। तो मकसद कहने का ये है कि डिजिटल मार्केटिंग ने कहीं पे भी नहीं जाना, इसके अंदर एडवांसमेंट जरूर आनी, ठीक है। और हम लोग जो कोर्स आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं, अब मार्केटिंग बहुत सारे लोग इसको बता देते हैं, करवाते नहीं, हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल आप हमारी 1.5 मंथ का सोशल मीडिया का कोर्स, 1.5 मंथ के अंदर अगर आपके या कोई भी मसला हो, वी आर हियर। आपको मैं एक्स्ट्रा लेक्चर्स ऑफर कर दूंगा, आपको बोनस लेक्चर ऑफर कर दूंगा, किसी और क्लास में बैठा दूंगा। एक तो यहाँ पे मसला जो मैं बोल रहा हूँ मैं उस पर कायम। सेकंड चीज ये है कि आपको अगर कोई अलग से भी, फॉर एग्जांपल में बच्चा आता है 6 बजे आता है सर के पास, थोड़ा सा वीक है, नहीं वो चीजें कर पाना, नीचे एजेंसी बैठती है, सर उसके साथ बैठ के उनको काम भी दिखाते हैं और उसको प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। मतलब कि समझ ले वो बिल्कुल बेचारा स्टार्टर है, मैट्रिक किया हुआ है, कितनी अंडरस्टैंडिंग। तो हर एज को लेके, हर बच्चे को लेके हम लोग चल रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि जब इदारा आपके साथ खड़ा हो रहा हो ना, फिर पूछ, मेरे ख्याल से बात बड़ी चीजें आप लोगों के लिए स्मूथ हो। बाकी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हमारा अपना भी है, एक्जिन के नाम से, सर ने शायद आपको बताया कि नहीं बताया, लेकिन मैं बता देता हूँ। एक्जिन के ऊपर भी हमारा, उनकी सीड फंडिंग्स चल रही हैं अभी स्टिल। वो जो वहाँ के ऑनर है वो सर के दोस्त है, तो उनके साथ हम काम कर रहे हैं। जब उनकी सीड फंडिंग्स प्रॉपर हो जाएंगी तो उस पर ऑर्डर आना शुरू होगा। तो फ्रीलांसिंग पॉइंट एक हो गया, एजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, इंटर्नशिप पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, आपको रेफर हो गया, और इन हाउस ट्रेनिंग का, और आपका सपोर्ट डेस्क। 5 फीचर्स हैं जिस वजह से हम लोग लोगों से डिफरेंट। स्पेस इशू कोई नहीं है, टाइमिंग इशू कोई नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आपकी 18 क्लासरूम है ऊपर, सर का स्टाइल ही है वो अपने रूम में बिठाते हैं सर। अगर आप लोगों के क्लास में बैठना, मुझे कोई इशू नहीं, मैं क्लास में बैठा दूं। लेकिन ना यहाँ भी है कि आप लोग टाइम के, आप लोग अपने लैपटॉप जब लाएंगे, इजीली बंदा बैठ के अपने लैपटॉप के ऊपर यहाँ पे काम, मैं पीछे नेट का कनेक्शन लगा दूंगा, सारे उससे कनेक्ट हो, अपना काम साथ साथ प्रैक्टिस करें। हमें कोई मसला नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, हम बैठ। तो ये कुछ 4 फीचर्स हैं। तो जो लोग ऑलरेडी एनरोल्ड हैं उनका ग्रुप बन चुका है, और जो लोग एनरोल होना चाह रहे हैं वो लोग उनको फॉर्म दे दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को 7:30 पे, 7:30 से 9 क्लास, 1.5 घंटे की क्लास होगी। अगर आपको टाइम कम लगता है, 7 to 9 है, लेकिन मोस्टली बच्चे ना साढ़े टाइम लग जाता है उनको। टाइमिंग इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई ऐसी बात। 2 दिन आपने निकालने हैं क्लास के लिए। रिकॉर्डिंग लेक्चर्स वेरी नेक्स्ट डे या मंडे, संडे को उनको ऑफ होता है, तो मैं घर से मैं ही अपलोड कर दूंगा। मंडे या ट्यूसडे को मैं आप लोगों को लेक्चर्स आप लोगों को आ जाएगा। ये ग्रुप के अंदर हर चीज आपकी कम्युनिकेशन, हर चीज, और ओपन ग्रुप रहेगा, वो लाइफ टाइम का भी एडमिन होगा, ठीक है। मेरे जितने भी ग्रुप्स हैं, जो जनवरी में भी आए हैं, जो पिछली जनवरी में भी आए हैं, सारे ओपन। ओके, देखिए व्हाट्सएप सपोर्ट, फॉर एग्जांपल आप किसी हो आपके हाल को, आप चले गए हैं, तो आपने व्हाट्सएप में कम्युनिकेट करना, तो ये हो गया एक फीचर। तो इंशाल्लाह अभी तक हमारा जो बैच है डीएमएम का, वो आपका 5वां बैच होगा। इससे पहले जितने भी बच्चे हैं व्हाट्सएप स्टिल अटैच हैं, काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। कई लोगों ने स्टार्टअप स्टार्ट कर दिए, कई लोगों ने जॉब्स की तरफ चले गए हैं, कई लोगों ने किसी को हेल्प करना, सर्विस देना शुरू कर दिए। इट्स ऑल डिपेंड। तो आप लोगों लिंक्डइन पे चेक कीजिएगा। लिंक्डइन जब इंशाल्लाह आपका लिंक्डइन प्रोफाइल हम बनवाएंगे, तो लिंक्डइन के ऊपर मैं कल देख रहा था 35 जॉब्स सोशल और आपका डिजिटल से रिलेटेड, सोशल और डिजिटल 35। लिंक्डइन को भी अपडेट करना शुरू करें। और जस्ट अगर आप सोशल मीडिया करते हैं तो टेक्निकली आपको स्किल आती है 1, और डिजिटल करते हैं तो 8 स्किल आती है, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से मैक्सिमम। एनीवन सर, फ्राइडे सैटरडे 7:30 to 9, 7 बजे तक टाइम, 7 बजे तक मुझे अपना डिस्कशन क्लासेस, ये ऑफिस में सर। आज ओरिएंटेशन, आज हाँ जी, आज ओरिएंटेशन थी, आज फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। वेरी यानी आपका टेक्निकली ओरिएंटेशन आपका लेक्चर नंबर 1 होगा, लेकिन हम फिर भी उसको लेक्चर नंबर 1 या मैं लेक्चर काउंट करें। फ्राइडे से आपकी प्रॉपर क्लास, कल तो वैसे ही जो मगर रखेगी तो कोई है ना। तो
यही सिचुएशन, ठीक है। तो आज अगर आपका स्टार्टअप का कोई क्वेश्चन है, सिंगल है, तो आप पूछ सकते हैं, आपको इदारे से पीपीसी और सांसा को बुलाएंगे। सर टेक्निकल क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स के, उनके आंसर आप कर दें, बाकी मेरी तरफ से डन होगी। David, like PPC और PPC आपको ठीक है, ऐसे तो वो लाइंस नहीं कराते। तो 3 मंथ में हमारा जितने भी बैच अभी तक निकले हैं ना, उन सारे बच्चों ने ना अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई, मतलब 3 मंथ्स में कवर हो जाता है। सिखाने के लिए इतना ही टाइम है भाई, सीखने के लिए तो फिर तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है जी। मैं देख, आवाज नहीं आ रही सर आपकी, आवाज अच्छी तो है, आवाज मेरी क्या हुआ? जी जी प्लीज बोले, आवाज आ रही है मेरी आपको? चले बोल लेंगे वो, ठीक है। कोई क्वेश्चन और? ठीक है, कंटेंट आप लोगों को मैं से ही मैंने दिखा दी है। इसके ऊपर आपको जब ऑब्वियस बात है, वो ग्रुप के अंदर आउटलाइन भी सेंड कर देता हूँ, आप उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें, उसको चेक करें। जिधर आपको कोई कंफ्यूजन है आप लोग पूछ सकते हैं। देखें, इसको अगर कस्टमाइज करके बना दिया गया है ना, उसके अंदर यह है कि कम से कम टाइम में सीखें और ज्यादा से ज्यादा टाइम में इम्प्लीमेंट, ठीक है, ये जस्टिफाइड है, ठीक है। बाकी लोग मुझे कहते हैं कि सर एसईओ तो आप अलग भी कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, उसके लिए अलग हमारा, फॉर एग्जांपल आपने एक्सपर्ट एसईओ करना, फुल फ्लैज एसईओ के अंदर एक्सपर्ट होना, तो 2 हमारा अलग उसका कोर्स 2 महीने का। लेकिन जिसने क्रक्स सीखना है, ज्यादातर लोगों का आपका फेसबुक एड्स, एड मैनेजर्स, वर्डप्रेस और एसईओ, ये 3 चीजें लिंक करते हैं लोग, तो वो इतना है इसमें कि आपका पूरा हो जाए। मेन होस्टिंग परचेज करके हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, इतना हम आपको सिखा देंगे कि वेबसाइट बनती कैसे है और उसकी रैंकिंग कैसे करनी है, उसमें कीवर्ड्स कौन से डालने हैं। इट्स पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉसिबल, ये जस्टिफाइड है 3 मंथ्स, ठीक है। एनी क्वेश्चंस और पूछ लो यार, बस चलें, थैंक यू। टोटल आपके लेक्चर्स बनेंगे 1 मंथ के 8, 16, 24, 3 मंथ्स के 24, ठीक है। 24 के अंदर वैसे लास्ट मैंने बैच खत्म किया वो 27 लेक्चर्स हैं विद कंप्लीट सेटिस्फेक्शन। किसी बच्चे की जब लास्ट बच्चे ने कहा ना सर हाँ ओके, तो 27 में खत्म। ईच वीक 2 लेक्चर्स, डिपेंड करता है, अगर हाँ कोई हुआ तो बोनस लेक्चर हम कर सकते हैं, कोर्स एज पर फ्लो चलेगा। जब कोई चीज रह जाएगी तो फिर हम 2 लेक्चर एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उसमें तो कोई बिग डील नहीं। सोशल मीडिया सर नहीं करवाना है आपको, वर्डप्रेस और एसईओ जो है हमारे दूसरे इंस्ट्रक्टर होंगे, बाकी ईमेल मार्केटिंग, एसईएम वगैरह सारा सब, ठीक है। जौहर टाउन में ही होगा, और इधर भी हमारे बैचेस चल रहे हैं, जो गार्डन टाउन कैंपस है उधर भी बैचेस चल रहे हैं, हर तरह से चीजें वगैरह हमारी स्टार्टअप। टाइम यही है, आप लोग कहाँ से ज्यादा दूर से तो नहीं ना आ रहे हैं, उससे कहीं भी है। गार्डन टाउन में वैसे स्टार्ट हो रहा है, अगर आप उधर करना चाह रहे हो उधर स्टार्ट, लेकिन वो वीक डेज है हमारे, वेडनेसडे, थर्सडे, 6 ट्यूसडे, वेडनेसडे 6 टू 8, ठीक है। तो वो लेकिन बेटर ये है कि आप उधर ही आए, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे सर खुद भी बैठे। सर ऑनलाइन तो साथ चल रहा है ना, ये पैरेलल तो चल रहा है ना आपके, बेसिकली एट द टाइम ऑफ जूम भी चल रहा है और लाइव भी क्लास चल रही है। बेटर ये है कि लोग कहते हैं कि जी अगर आपको समझ आ जाती है ऑनलाइन में तो मेरी तरफ से नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि फिजिकल आए, आप अपने फेस पे, आपके फ्रंट पे बैठे, आप बात करें, आप अपने क्वेश्चन पूछें, मेरी सजेशन है। लेकिन वो फिर एक कल्चर बन गया है कि जी ऑनलाइन में भी है, वरना तो फिर तो मसला ही नहीं। फिर 1000 में डिजिटल मार्केटिंग करा रहे हैं लोग, 1000 में आपको 1 हफ्ते में हम डिजिटल मार्केटिंग, सर पॉसिबल है, लेकिन यह है कि उनको समझ आती है कि नहीं ये उन पे है, हम तो करा रहे हैं, मैं आपको क्यों कहूँगी हम नहीं करवा रहे। तो ये आप लोगों की सहूलत के लिए है। मेन चीज हम टेक्निकली जो हम जूम यूज करते हैं ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, ये आपको बाद में रिकॉर्डिंग भेज, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, सर की क्लास में 3 महीने में पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक फुल अटेंडेंस। स्टूडेंट देखें, स्टूडेंट अगर आप लोग एक दो हफ्ते आ रहे हैं तो 2 हफ्ते आप देखिए, सर हमारा भी कॉन्फिडेंस लूज होगा, चीजें खराब हो
सर आपकी आवाज कम। सर मुझे तो आपकी आवाज अब आई है। जी सर बोले, आवाज आ रही है मेरी? अब ठीक है सर, अब ठीक है। हाँ, आपने देख लिया ये जो टॉपिक्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के? सर मैं एक एक बात सुन रहा हूँ सर। जी जी, शुक्रिया सर, थैंक यू सर मनीष। सर एक ठीक हो बात गया? सुने जी जी सर। सर ये जो आपने कहा ना कि हम इंटर्नशिप वगैरह देते हैं और हम कुछ जॉब वगैरह भी, तो जो ऑनलाइन है जो लाहौर में नहीं रहता उसके लिए क्या है फिर? उनके लिए तो पहली बात तो ये है कि हमारी जो एजेंसी है ना, यहाँ ज्यादातर जो डिजिटल मार्केटिंग का काम है वो रिमोटली होता है, ठीक है? तो आपको ऑनलाइन भी काम मिल सकता है, पॉइंट ये नहीं है। ओके सर। ठीक है, वो कोई बात नहीं। इस काम का सबसे ज्यादा आसान चीज ये है कि आप रिमोट भी काम करें। तो देखिए ओके सर। हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कई बच्चे होते हैं जो इंटर्नशिप के उस तरह से नहीं होते, तो हम लोग एक हमारा पोर्टल बना हुआ है फेसबुक पे, ग्लोबल एज ट्रेनिंग के नाम से। वो ग्रुप है, जब आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे ना सर, आपको ऐड कर देंगे। उसमें आपको वीक बाय वीक आपको असाइनमेंट्स आते हैं, ठीक है? तो वो इट्स ऑल यानी सिचुएशन के हिसाब से हम लोग चीजों को देखते हैं। और कोई क्वेश्चन सर मुनीब? हम फिर क्लोज कर रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया छुट्टी का। मुनीब आपको आवाज आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है सर। चलें, मैंने कहा कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, फिर हम क्लोज कर रहे हैं। सर बस। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। थैंक यू यार सर। वो फॉर्म्स वगैरह सबको दे देना, जो फिर होंगे, जो ऑलरेडी पेड है उनको रहने देना, बाकी को दे देना।